अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। आपको कहेंगे नया दिन में नया दिन मुबारक, जुम्मा मुबारक। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका होता है, एक नया चांस होता है आपके पास बहुत कुछ अचीव करने का, अपने अधूरे कामों को मुकम्मल करने का। तो नया अज़्म है, नई नई बातें हैं, नई नई ख़बरें हैं। जब बातों की बात होती है तो हमेशा से हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको अच्छी बात बताएं। और आज की अच्छी बात यह है कि तौबा कबूल होने के बाद निशानी ये है तौबा कबूल होने की कि इसके बाद इंसान का दिल गुनाह से हट जाता है। यानी अगर आप एक दफ़ा तौबा कर लेते हैं अल्लाह ताला से, वैसे तो अमूमन हमें ये सिखाया जाता है कि देखो अगर तुमने तौबा कर लिया तो फिर उस गुनाह की तरफ दोबारा से राग़िब मत होना। तो आप अपने दिल में ये तहैया कर लें। और अगर आपको अंदरूनी तौर पर ये महसूस हो कि आपको गुनाह से चिढ़ हो रही है, नफ़रत हो रही है, गुनाह कोई भी है, झूठ बोलना, किसी की ग़ीबत करना, पहले आप ग़ीबत करते थे और फिर आपने अल्लाह से तौबा की और फिर अब आपका दिल नहीं करता कि आप किसी की ग़ीबत करें, तो समझ लें कि आपकी जो तौबा है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। हम सब ने ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा सुनना शुरू कर दी है कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। दौलत की जो तकसीम है उसका कोई पैटर्न नहीं होता जब मुल्क में, तो फिर ऐसी सूरत हाल देखने में आती है। पाकिस्तान की आबादी की एक बहुत बड़ी तादाद अभी भी गुर्बत की लकीर के करीब या उससे नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये कि इसमें इजाफा हो रहा है। आबादी के बढ़ने के साथ साथ गुर्बत के अदाद शुमार में भी इजाफा देखना एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। पिछले 2 सालों में बढ़ते हुए अफरात ज़र खुसूसन अशियाए खुराक की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से भी मज़ीद लाखों अफराद गुर्बत के करीब पहुँच गए हैं। पाकिस्तान में इस कमर तोड़ महंगाई गुर्बत का खात्मा कैसे मुमकिन है? क्योंकि ज़ाहिर है जब तक महंगाई ख़त्म नहीं होगी आप अपना लाइफ स्टाइल कैसे बेहतर कर सकते हैं, जो आपकी बेसिक सहूलियात है उसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं। अब इसी पर बात करने के लिए वफाकी वज़ीर फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, गुड मॉर्निंग। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये जो एक चीज़ अब बहुत ज़्यादा हमने सुनना शुरू कर दी है कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, दौलत की जो तकसीम है उसका कोई मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं, कोई पैटर्न नहीं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गुर्बत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। सर, आपको ये बात ठीक लगती है, एग्री करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं पूरा तो आपसे एग्री नहीं करूँगा, लेकिन थोड़े हद तक मैं आपसे इस बात पे एग्री करूँगा। देखें, इस इकोनॉमिकल क्राइसिस में और जो महंगाई है इसमें जो है वो डेफिनेटली जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। अगर आप इसकी शुरुआत लें, अगर कोविड के दिनों से हम शुरू करें और फिर उसके बाद इकोनॉमिकल क्राइसिस, फ्लड और ये पूरी सिचुएशन जो एक चेंज चल रही है उसकी वजह से जो है मैं ये समझता हूँ कि जो दरमियानी तबका है और जो बिल्कुल लोअर क्लास है वो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अच्छा। अमीर तरीन जो अपने अमीर की बात की है वो शायद में भी थोड़े बहुत अफेक्ट हुए हों और उसके मैं नहीं समझता हुए होंगे, मतलब है कि शायद मैं गलत हूँ। अच्छा। लेकिन उससे इफेक्ट हुए, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है वो मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट हुए हैं। और इस चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हुकूमत की भी भरपूर कोशिश है कि अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस जो हमारे जो है माशी टीम है, हमारी जो हुकूमत है उस पर भरपूर कोशिश कर रही है कि इस चीज़ को जो है बेहतर किया जाए। और हमेशा अच्छी हुकूमत वो होती है और अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप वो होती है जो मुल्क को बहरानों से निकाल, और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातें जो है इस मुल्क को बहरान से निकालेगी। सर, ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया और इस पर हम मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जितना अप्रिशिएट करें उतना कम है। अच्छा सर, ये फरमाएगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो इसलिए लाया गया ताकि गरीबों की मदद की जाए। वो लोग जो कि चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते उन्हें माहाना बेसिस पर जो है वो पैसे दिए जाए। तो सर प्लीज़ मुझे बताएगा कि कितने लोगों को इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देख रहा है, कितने लोगों की मदद की जा रही है, कितने घरों के चूल्हे जो हैं वो जल रहे हैं? देखें, इस वक्त जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरी हैं, 2008 में जो स्कीम शुरू हुई उसमें हर 5 साल बाद पूरे पाकिस्तान में इसकी सर्वे होती है जी। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाहिद एक इदारा है जिसके पास पूरे पाकिस्तान के इस वक्त आपके पास जो है तकरीबन जो है डेटा मौजूद है पॉवर्टी लाइन का और कि क्या पोजीशन है पाकिस्तान में, कितनी मतलब है कि लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहते हैं, कितने कम रहते हैं। इस वक्त जो हमारे बेनिफिशरी हैं 8.7 मिलियन है, 87 लाख बेनिफिशरी जो है इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो उनके मुस्तहिकीनों में से आते हैं, जिसमें हमने एक पॉवर्टी स्कोर रखा हुआ है 32 नंबर का, 32 तक जो है जिसका स्कोर होगा वो उसके और उससे नीचे वो उसके आते हैं। इसमें जो है हर सहमाही 3 महीने बाद हुकूमत जो है 7,000 रुपये उन बेनिफिशरीज़ को देती है। इससे पहले जब फ्लड आया
हुकूमत ने हमें एक आज़ाद शुमार दिए, हमारी लोकल गवर्नमेंट ने जो है उसमें लोकल इंतज़ामिया ने PDMA को और PDMA ने NDMA को एक रिपोर्ट भेजी कि ये इलाके जो है सैलाब से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। उसमें जब हमने देखा हमारे तकरीबन 28 लाख बेनिफिशरीज जो हैं वो अफेक्ट हुए थे। उनको जो है हुकूमत पाकिस्तान ने 25-25 हज़ार फ़ी घराना जो है ख़ानदान उनको सपोर्ट की। तकरीबन 70 अरब रुपए फ़्लड में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने जो है उन लोगों को जो सैलाब में गिरे हुए थे और बेनज़ीर कार्ड थे उनके पास, उनमें तकसीम किए। उससे पहले जब महंगाई हुई, तेल की कीमतें बढ़ी, उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने इन तमाम बेनिफिशरीज़ को 2-2 हज़ार रुपये जो है एक सपोर्ट दिया, पेट्रोल की हद में, फ्यूल की हद में जो है वो सपोर्ट दिया, वो भी उनको दिए। उससे पहले कोविड आया, उस वक्त की हुकूमत में भी दिया। अब जो इस वक्त जो किस्त शुरू है, जो 9 जनवरी से सेमाई किस्त जो शुरू है, उसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के बच्चों को हमने रजिस्टर किया हुआ है, जो स्कूल जा रहे हैं, उनको भी हम जो है वो वजीफ़ा दे रहे हैं। और वो तकरीबन उसके भी हुकूमत ने हमें 13 अरब रुपए दिए हैं, जिनकी 2 किस्तें वजीफ़े की जो उनकी है वो हम दे रहे हैं, वो भी हमारी शुरू है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके सुनने वालों को और देखने वालों को एक अहम मैसेज ये देना चाहता हूँ कि इन तमाम जो आप रिटेलर्स के पास जाते हैं, जिसके पास भी जाते हैं, आपके ये 7,000 रुपए जो है ये एक अमानत है जो कि हुकूमत ने आपको देने हैं, और आपने उस रिटेलर से 7,000 रुपए से इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। आटा कहाँ कितने में मिल रहा है ये हम सबको पता है, चीनी, घी, दालें, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एक शख्स जो है, जो हम जिसको कहेंगे जी गुर्बत की लकीर के करीब भी है, वो बाहर जाके बाहर का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बाहर जाके मार्केट्स में शॉपिंग को या इस तरह की इंजॉयमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सर 7,000 आपको नहीं लगता अमाउंट बहुत कम है? कुछ इसको बढ़ाने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि 7,000 रुपये बहुत कम है। लेकिन जब वो देहात में जो खातून रहती है और वो 3 महीने बाद 7,000 रुपये मिलते हैं, उसने अपने घर के बजट बनाए होते हैं। आप हमें बताएं कि इस वक्त 87 लाख बेनिफिशरी हैं। हम एक डायनामिक सर्वे, एक और सर्वे शुरू करने के लिए जा रहे हैं फ्लड के बाद, जिससे बलूचिस्तान और सिंध बहुत ज़्यादा फ्लड से अफेक्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, पंजाब के जनूबी अजला जो है वो जो है साउथ पंजाब अफेक्ट हुआ, तो उसकी सर्वे करने जा रहे हैं। और ये गालिबन मतलब है, रफली हमारा एस्टीमेट है कि शायद हमें 10 मिलियन तक जाना पड़े, मतलब है कि 1 करोड़ तक हमारे बेनिफिट जाएंगे। लेकिन अब ये भी देखें कि उनको सपोर्ट करना, उनको पैसे देना। अब 55 अरब रुपए हमारे इस वक्त जो है रिलीज़ हुए हैं। तो 55 अरब रुपए कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ये चीज़ें मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, हुकूमत से लेने भी बहुत बड़ी एक फिगर है। तो इस पे अगर आप देखें, हमारी वो है, पॉलिसी है, और हम इस पे जा रहे हैं कि हम इस चीज़ से लोगों को जो है एग्जिट भी करें, बाहर भी निकालें, उनको अपने पाँव पे खड़ा करें, सॉफ्ट लोन दें, उनको एक ऐसी सपोर्ट दें ताकि उनके बच्चों को वजीफ़ा दे रहे हैं, तालीमी वजीफ़ा दे रहे हैं, ताकि वो उनको रोज़गार मिले और वो स्कीम से निकले भी सही। हमारी कामयाब स्कीम उस वक्त होगी जब हम 87 लाख से 70, 60, 50 लाख पे आएँ। ये इस डिपार्टमेंट की कामयाबी होगी, न कि हम अपनी बेनिफिशरीज को बढ़ाएँ। सही सही सर, ये जो आप बात करें ना कि लोगों को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, सर ये आपकी बहुत अच्छी सोच है, इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे ये भी बताएगा, ये भी फरमाएगा कि अब तक कितनी अमाउंट जो है डिसबर्स हो चुकी है इस प्रोग्राम के तहत? देखिए, ये सेमाही किस्त है जो कि हम तकरीबन जो है वो हर जो है वो 3 महीने बाद जो है 7,000, जो मैंने कहा अभी हमने 55 अरब रुपए जो है इस वक्त रिलीज़ किए हैं, प्लस अगर वज़ाइफ डालें बच्चों के तो 13 अरब रुपए वो हैं। तो वो जो है हमने रिलीज़ कर दिए हैं। तमाम जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं वो जा रहे हैं, अपने सेंटर्स पे जा रहे हैं, ATM उस पे जा रहे हैं, और वो जो है अपने पैसे जो है निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात मैं कर रहा था जिसमें जो है वो आपने सवाल डाल दिया था। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आप रिटेलर के पास जाएँ, जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं, उनसे रसीद लेनी है 7,000 रुपये की, और 1 रुपये भी आपने उनको नहीं कटौती करनी है, क्योंकि उनको लीगली 32-33 रुपये फ़ी ट्रांजेक्शन मिलते हैं। आपसे जो भी कटौती करता है, आप हम तक उसकी कंप्लेंट पहुंचाएं, हमारे कॉल सेंटर पे कंप्लेंट पहुंचाएं, उनका जो मशीन है हम उसको बिल्कुल बंद करेंगे, उस रिटेलर को हम बिल्कुल ब्लॉक और ब्लैकलिस्ट करेंगे, क्योंकि ये हक जो गरीब लोगों का जो है, जिसमें लोग अक्सर हमें कंप्लेंट मिलती है 500 रुपये काट लिए हैं, 2,000 काट लिए, 1,000 काट लिए हैं। इसके साथ साथ अब हम जो है बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हैं बेनिफिशरीज का भी, ताकि ये रिटेलर से ख़त्म हो और शफाफियत हो, उनके डायरेक्ट डेबिट बैंक के थ्रू हो। जो भी बैंक में अकाउंट खोलना चाहे ताकि हम उनको वहाँ पर डायरेक्ट पैसे दे सकें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएगा कि पॉवर्टी एलिवेशन की जो वजारत आपके पास है, यकीनन उस पर एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया, फिर उसमें आगे मज़ीद जो चीज़ें होंगी, मैं चाहूँगी जो इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
उनकी आसानी के लिए, उनकी तसल्ली के लिए बताएगा कि कोई ऐसा प्रोग्राम आप लोग लेकर आ रहे हो जिसकी वजह से आवाम मज़ीद रिलैक्स हो सके, आवाम को मज़ीद जो है फंड्स मिल सके, गुर्बत में कमी आ सके, कोई ऐसा प्लान पाइपलाइन में है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। मैं जो पॉवर्टी एलिवेशन है उसके अंदर कुछ ऐसे महकमे हैं जो कि इलाकों में जो हैं वो तरक्याती काम अगर कहें, जिसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, जिसमें सड़कें बनाना है, जिसमें गलियाँ नालियाँ बनाना है, वो हमारे मुख्तलिफ इदारे पॉवर्टी इस मिनिस्ट्री के अंदर हैं, पॉवर्टी एलिवेशन की मिनिस्ट्री के अंदर हैं। हमारे पास एक और इदारा है जो कि इस वक्त जो है वो NGPG जो है वो अपने जो है वो बेसिक इनकम सपोर्ट के बेनिफिशरीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं थोड़े से सॉफ्ट लोन की सूरत में, लाइफ स्टॉक की सूरत में, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हों। हम इस पे जो है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो खुले हुए हैं, उसमें हम अपने बेनिफिशरीज़ को, उनके बच्चों को हम उस पर ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो एक स्किल सीखें, ताकि उनको जॉब मिल सके, अपने पाँव पे खड़ा हो सके। हमने उनको अपने पाँव पे खड़ा करना है, उनको एक रोज़गार देना है, उनको एक सॉफ्ट लोन देना है ताकि अपने कारोबार शुरू करें और अपने पाँव पे खड़ा और इस एक प्रोग्राम से जो एग्जिट जो है वो इख्तियार करें। तो इस चीज़ के लिए हमारा बड़ा फोकस है कि हम इन लोगों को जो है सारी उम्र ये ना कहें कि वो हमारे बेनिफिशरी रहें, बल्कि हम इस पॉलिसी से उनको निकालें और वो अपना रोज़गार शुरू कर सकें। सही। अच्छा फैसल साहब, हमारे पास ना दुनिया के बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें जिन्होंने अपने मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा किया। चीन, जिससे हमारा बहुत ही प्यार भरा रिश्ता है, उन्होंने अपने मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा किया और अब हम देख रहे हैं कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक, बल्कि मैं कहूँगी सुपर पावर्स में से एक है तो गलत नहीं होगा। हमारी आबादी लगभग 30 करोड़ के करीब है। अब इस इतनी बड़ी आवाम में से जो लोग गरीब हैं या फिर हम ये कह लें कि गुर्बत के करीब हैं, उनको कैटर करना, उनकी सहूलियात का ख्याल रखना, जो कि बेसिक सहूलियात हैं। आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि ये सहूलियात हर शहरी का हक है और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि ये सहूलियात हर शहरी को फराहम की जाए। सर, उसके लिए अपर लेवल पर यानी विफाक के लेवल पर कोई, मैं ये देखूँ कि कोई पॉलिसी ऐसी बन रही है या कोई काम ऐसा हो रहा है जिसमें हम देखें कि रोटी, कपड़ा, मकान या फिर आपकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, या फिर इसके अलावा कि आपके साथ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई जाए आवाम के साथ जिसमें जो गरीब आवाम ये शिकवा करती नज़र आती है कि हमारे पास पैसा नहीं होता, या अमीर अमीर तर हो जाता है, गरीब गरीब तर हो जाता है, इस तरह को कोई पैटर्न निकाला जाए। इस पर सर काम हो रहा है? बिल्कुल, इस पे काम हो रहा है और बहुत जल्द जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको इनागोरेट करने जा रहे हैं। इस पे भी हम बिल्कुल आपने जो बात की, बिल्कुल इसका एहसास है इस हुकूमत को कि हम इस चीज़ के ऊपर जो है वर्कआउट करें। तकरीबन जो है इसका वर्क कंप्लीट है और बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर साहब उसको जो है ख़ुद इनागोरेट करेंगे और इस चीज़ का एहसास है। देखें, आपने चीन की मिसाल दी, चीन की मिसाल भी है उसमें। टर्की में अगर आप देखें, उर्दगान जब मेयर थे, उन्होंने जो एक स्कीम शुरू की और आज भी उस चीज़ से बाकी ऐसे ममालिक हैं जिसको हमारे डिपार्टमेंट ने कम से कम स्टडी किया और उसके ऊपर हम जो है उनके साथ मिलकर इस चीज़ को जो है हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स भी मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर इस चीज़ों को देख रहे हैं ताकि हम एक दूसरे के जो है चीज़ों को फॉलो कर सकें, अच्छी चीज़ों को हम फॉलो कर सकें। मैं मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास जो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो हमारे पास एक डेटा मौजूद है, इंटरनेशनल डोनर चाहे जो भी हो, वो इस मुल्क में जब आते हैं तो पहले हमारे डिपार्टमेंट से रब्ता करते हैं पॉवर्टी स्कोर के। उनको पता है कि जो डेटा हमारे इस पास मौजूद है, इनके पास ये एक ऑथेंटिक डेटा है और इसी की वजह से वो जो है उसको आगे फिर लेकर चलते हैं। इस तरह हमारे पास वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमारे डेटा लेकर हमारे साथ एक काम कर रहा है न्यूट्रिशन पे। प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे जो कि 2 साल उससे कम उम्र के बच्चे हैं, उनके ऊपर भी जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से न्यूट्रिस्टो का एक पैकेज शुरू किया है जिसमें हम सस्ता आटा, सस्ता घी और सस्ती चीनी उन बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज को दे रहे हैं। उनको हमने एक नंबर दिया है, उस पर वो SMS करते हैं, उनको एक कोड मिलता है, वो जब वो जाते हैं तो उनको जो 10 किलो के आटे का थैला वो 400 रुपये में मिलता है, उनको चीनी जो है वो 70 रुपये किलो मिल रही है और 300 रुपये किलो जो है उनको घी मिल रहा है। और उसके ऊपर जो है वो काम हो गया। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी हुकूमत ने इस चीज़ का ऐलान किया था और ये स्कीम भी हमने उनके लिए शुरू की हुई है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियात दे सकें। सर आपकी सहूलियात और आपने जो ये एक प्लान तरतीब दिया है कि आवाम को सहूलियात मिलें और आवाम को जो है रिलीफ मिले, सर अल्लाह करे ऐसा हो और यकीन करें ऐसा हो जाए तो लोग आपको बहुत दुआएं देंगे, क्योंकि बाकी जितनी
पिछली गवर्नमेंट्स की वादे बहुत ज़्यादा हुए, दावे बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन मिला कुछ नहीं। बेहद शुक्रिया फैसल साहब, आप हमारे साथ मौजूद कर रहे थे। जदीद दौर में बिजली और इंटरनेट जैसी सहूलियात के बगैर ज़िंदगी गुजारना एक नामुमकिन सी बात है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लेकिन जब बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ गुज़श्ता दिनों, हमने देखा कि पूरे मुल्क में हमने देखा कि लाइट नहीं थी, ब्लैकआउट था। फैसलाबाद के लोगों ने किस तरह से इस चीज़ को देखा और किस तरह से सिचुएशन में डील किया, ये रिदा सिंधु आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। सोशल मीडिया के दौर में बिजली, पानी, इंटरनेट और मोबाइल इस्तेमाल किए बगैर लड़कियों का दिन कैसा रहा, आइए जानते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो गए हैं। हमें लगता है इसके अलावा कोई हमारी ज़िंदगी नहीं है। मोबाइल की चार्जिंग अब डेड होगी ना, फिर हमें पता चला कि इससे बाहर निकल के भी बहुत कुछ है हमारे देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। मैं कल बहुत जल्दी सो गई और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं चाहती हूँ महीने में एक बार ऐसे हो जाना चाहिए ताकि इंसान की नींद पूरी हो जाए। मुझे ये लगता है कि नॉर्मल भी रूटीन में फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहिए, लेकिन कल ये था कि क्योंकि और कोई मसरूफियत नहीं थी तो वो एक्सपीरियंस अच्छा था। मिलके बैठे हुए थे, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, बस बातें, लूडो, उस तरह का। एक तरह से मज़ा भी आया, मुश्किल भी थी, लेकिन सही था सब कुछ। ऐसे होना चाहिए, कभी कभी नहीं होना चाहिए। एक सुकून का माहौल था, ना कि ये शोर शराबा और ये सब नहीं था, एक सुकून था। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम आना चाहिए। ये कल काफ़ी टेरेबल था। आई एम हॉस्टलाइज, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। असाइनमेंट्स वगैरह भी करनी होती हैं। किसी ने नींद पूरी की तो किसी ने अपनों को वक्त दिया, मगर ये इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट मुईशत पर काफ़ी भारी रहा। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। चलें जी, ये तो वो सूरत हाल थी जब लाइट नहीं थी, जब इंटरनेट नहीं था, तो लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे घर में हमारे अलावा भी और लोग रहते हैं जिनसे हमने बात करनी है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं या फिर डिफरेंट गेम्स हैं जो कि आप मोबाइल पे हर वक्त खेलते रहते हैं। इसके अलावा गेम्स हैं जो कि हमने अपने घर वालों के साथ बैठ कर खेलनी है। लेकिन जब हमारे हाथों में मोबाइल होता है तो क्या होता है, हमारी मेजॉरिटी जो नौजवान नस्ल है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। और सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल नौजवान नस्ल को घर के बड़ों से दूर कर रहा है। बच्चे अपने प्यारों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से बुज़ुर्ग जो हैं वो कुछ नाराज़ रहते हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। और तक वो गई, वो इसलिए चली गई क्योंकि मैं बच्चों को लेके गया था पाकिस्तान टूर पे। सोशल मीडिया पर ख्वाहिशात का एक तूफान बरपा है जिसे पूरा करने के लिए सार्फिन हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने देखा कैसे कराची से ताल्लुक रखने वाली 13 से 14 साल दो बच्चियों ने शौक के हाथों मजबूर होकर घर छोड़ा और वालिदैन की इजाजत के बगैर लाहौर तक जा पहुँची। सवाल ये पैदा होता है कि नौजवान नस्ल में सोशल मीडिया से अच्छी बुरी बातें सीखने और अपने फैसले करने का जो रुझान कदावर दरख्त की तरह परवान चढ़ता दिखाई दे रहा है, इसकी वजह क्या है? पेरेंटल कंट्रोल नहीं होता किसी चीज के ऊपर। सो बच्चे वही सब देख रहे हैं जो बड़े देख रहे हैं। जब वो वही सब देख रहे हैं तो उनका जहन उस तरह से मैच्योर नहीं है, पुख्ता नहीं है, और वो टाइम से पहले वो चीजें सीख रहे हैं जो उनको टाइम मैच्योरिटी के साथ सीखनी पड़ेंगी। एज अ पेरेंट मैं आपको यही नसीहत करता हूँ कि आप जैसे ही बच्चे को वो मोबाइल दें, उसका स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें और उसके बाद उसको देखें कि उसने क्या क्या सर्व किया है, कहाँ कहाँ पे वो गया है, कौन सी गेम्स खेल रहा है। इस बारे में चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हैदर अली ने बताया कि वालिदैन को अब बच्चों के लिए वक्त निकालना ही होगा। बच्चों की एक फितरत है जो नए रुझानात की तरफ राग़िब उन्हें कर देती है। हमें उनको वापस बुनियादी और हकीकी रुझानात तक लाने के लिए उनको वैसे ही तमाम मुतबादिल तरीक़ाकार जो है वो ज़िंदगी में देने पड़ेंगे। माजी के मुकाबले में बहुत कुछ बदल चुका है, मगर अब भी पानी सर से ऊपर नहीं हुआ। बेहतर होगा कि घर के बड़े संजीदगी से बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें और उनकी बात तवज्जो से सुनें। रिपोर्ट आपने देखी, ज़बरदस्त रिपोर्ट रेहान ने बनाई। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जब हम बात करते हैं ना कि बच्चों पर नज़र रखें या बच्चे सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो किरदार होता है वो पेरेंट्स का होता है। वो चाहे अम्मा हैं चाहे अब्बा हैं, भले से दोनों डिवाइड कर लें कि जी इस टाइम पे तुमने बच्चों को मॉनिटर करना है, इस टाइम पे मैंने मॉनिटर करना है। ज़ाहिर है औलाद तो दोनों की है, लेकिन हम करते ही हैं, हम सारी जिम्मेदारी माँ पे आयद कर देते कि देखा तुम देखती नहीं हो कि बच्चा दिन में क्या कर रहा होता है। हमेशा बच्चों के मोबाइल पे नज़र रखें कि आपके बच्चे कौन सी सोशल वेबसाइट पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं होता जी कि बच्चे जो हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि घर से ऐसी चीज़ें सीखते, कभी कभी जो बाहर का माहौल होता है जिसमें आपके दोस्त होते हैं, आपके कॉलीग्स होते हैं,
वो भी कभी कभी आपको गलत ट्रैक पर ले जाते हैं। तो हो सकता है कि जब आप बच्चों के मोबाइल पे चेक एंड बैलेंस रखें तो आप अपने बच्चे को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा रहे हो। अभी लेते हैं ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे और भी बातें करेंगे, साथ रहिएगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान करीम के बहुत से फ़ज़ाइल हैं और कुरान करीम की हर जो सूरत है वो बेशुमार फ़ज़ाइल से भरी हुई है। कुरान करीम की पहली सूरत का आज हम जिक्र करेंगे, यानी सूरह फातिहा, जो नमाज का रुकन है, जिसे हम ये कहते हैं कि ये शिफा का ज़रिया भी है। सूरह फातिहा एक दुआ है और इसके ना जाने कितने फ़ज़ाइल हैं कि हम जितने भी बयां करें तो हमारे पास वक्त की कमी हो जाएगी, लेकिन ये फ़ज़ाइल मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। चंद एक चीज़ें जो कि इस सूरत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर फरहाना ओवैस इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि हम जब कुरान करीम का पढ़ रहे होते हैं, तलावत कर रहे होते हैं, एक हमें सुकून महसूस होता है, लेकिन हर सूरत में अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक तो सबक भी रखा है, हमारे लिए कुछ ना कुछ है ज़रूर। मैं कह दूँगी कि गिफ्ट है हमारे लिए, वो सबक भी हमारे लिए गिफ्ट है। जैसे सूरह फातिहा की मैं बात करूँ कि ये शिफा है, कहते हैं जी आप पढ़ें, आपको कोई दर्द है, कोई रंज है, वो ख़त्म हो जाता है, वो दूर हो जाता है। इसके फ़ज़ाइल क्या क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा जो कि कुरान पाक की पहली सूरत है और जिसकी 7 आयात हैं, और जो आपने अभी कहा कि नमाज का एक बड़ा अहम रुकन है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है, 3 मरतबा फरमाया। यानी हम हर रकत में नमाज की सूरह फातिहा लाजमी पढ़ते हैं और उसके बाद फिर कोई और सूरत पढ़ते हैं जो कि नमाज में हम जिस तरह से भी जो ऐड करना चाहें अपने तरतीब से, कुरान के हिसाब से या अपनी मर्ज़ी से हम उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सूरह फातिहा जो है वो लाजमी हिस्सा है। ये तो हो गया जो रसूल पाक ने हमें बताया। कुरान पाक में हमें जो इस सूरत के हवाले से मिलता है वो इसमें अल्फाज इस्तेमाल किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हुजरात में, सबे मसानी, यानी बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयत, और उसको इस तरह से बयान किया कि हमने तुमको बार बार दोहराई जाने वाली आयत और कुरान अज़ीम अता किया। यानी इसकी फ़जीलत जो है कुरान पाक में इस तरह से आई। अब इसके बहुत सारे नाम जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए कि इसको उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, इसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है, इसको सबे मसानी कहा जाता है, इसको रुकिया कहा जाता है, यानी दम करने वाली सूरत भी कहा जाता है, ये शाफ़ी और काफ़ी भी है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं क्योंकि इसकी फ़जीलतें बहुत सारी हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको एक हदीस बताऊँ इसकी अहमियत के हवाले से, हज़रत अब्दुल्ला जो है वो बयान करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हुए थे कि आपको एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। तो आपने हज़रत जिब्राईल अमीन से पूछा कि ये कैसी आवाज़ है? तो हज़रत जिब्राईल ने ये कहा कि आज जन्नत का एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले नहीं खुला था, और एक ऐसा फ़रिश्ता भी आपके पास आएगा जो इससे पहले कभी नहीं आया था। थोड़ी देर में एक फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, मैं आपके लिए 2 नूर लेके आया हूँ, और वो ऐसे नूर हैं जो इससे पहले किसी और नबी को अता नहीं हुए। और वो नूर क्या है? उन्होंने कहा कि एक है सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जो आमनुर रसूलों से शुरू होकर एंड तक चलती है। और उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि जो इन दोनों को पढ़ के या इनमें से किसी एक को भी पढ़ के दुआ मांगेगा या कुछ भी मांगेगा तो अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। यानी ये इसकी फ़जीलत है कि ये वो नूर हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब को दिया, और प्यारे हबीब ने उन कुर्बान जाए उनके कि उन्होंने हमें दे दिया कि देखो ये नूर है, इसको इससे तुम अगर कुछ हासिल करना चाहो तो तुम कर सकते हो। अब हम जब कहते हैं कि ये सूरह शिफा भी है, इसका एक नाम ये भी है, तो एक और वाक़या आपको बताते चलूँ ताकि ये चीज़ भी सब लाजिम समझ लें लोग कि आखिर हम क्यों कहते हैं कि इसको शिफा है। कुछ सहाबा कराम जो हैं वो एक सफ़र में थे जो मदीना की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक जगह उन्होंने क़याम किया एक बस्ती के करीब, और उनको भूख और प्यास का एहसास हुआ। तो उन्होंने बस्ती वालों से कहा, हमें खाने पीने के लिए कुछ दे दो। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं देंगे। तो वो बस्ती के बाहर ही एक तरफ आके बैठ गए, सोचने लगे कि अब हम क्या करें। इत्तफाक ऐसा हुआ कि उस बस्ती का जो सरदार था उसको बिच्छू ने काट लिया। अच्छा। तो अब उन लोगों में से जो बस्ती के, उनमें से एक शख्स भागता हुआ इनके पास आया, सहाबा कराम के पास, और कहा कि आप में से कोई ऐसा है जो दम करना जानता हो? तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा हमारे जो सरदार हैं उनको बिच्छू ने काट लिया है। अच्छा। तो एक सहाबी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। वो उठे और वो उनके पास गए, उन सरदार के पास, और उन्होंने सूरह फातिहा को पढ़ा
कुछ मरतबा, उन पर दम किया, वो शिफा याब हो गए। उस खुशी में बस्ती वालों ने उनको 30-40 बकरियाँ और कुछ और खाने पीने का सामान और कुछ तहाइफ दिए कि इनकी वजह से हमारे जो सरदार हैं वो बच गए। जब वो सारा सामान लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उनको सारा वाक़या बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने कहा कि क्या तुम जानते हो कि इस सूरत से दम भी किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा जी हमने आपसे सुना है। तो जो तालीमात रसूल पाक से उन सहाबा कराम ने ली, उन्होंने उसको दम किया और वो शिफा याब हो गया। अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं कि हम किस तरह से दम करें कि हम शिफा हासिल कर सकें, हम क्योंकि इसको सूरह शिफा भी कहा गया है, तो उसका तरीका हमें जो बताया उलमाए कराम ने वो ये है कि फ़जर की नमाज में सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान आप 41 मरतबा अगर सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम के साथ आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह को मिलाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह से, यानी बिस्मिल्लाह को की मीम को जो एंड में है उसको अल्हम्दो से मिला के आपने पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन करके पढ़ना है 41 मरतबा। 11 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें और 11 मरतबा बाद में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर आप इस अमल को 7 रोज़ से लेकर 41 रोज़ तक करते हैं तो आप किसी भी खुदा ना खास्ता बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं, छोटी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी उलझन में मुब्तला हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से आपको शिफा याब करता है। क्या बात है। और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बताया भी है कि उनके बुज़ुर्गों में या रिश्तेदारों में कोई बीमार था और उन्होंने इस अमल को किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शिफा अता की। इसी तरह अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि उसकी याददाश्त अच्छी नहीं है और वो चाहता है उसकी याददाश्त अच्छी हो जाए, तो वो नॉर्मल इसमें बिस्मिल्लाह को मीम से मिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो 41 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़े, पानी पे दम करे और उस पानी को पी ले किसी भी नमाज के बाद या किसी भी टाइम। हाँ, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं इसमें भी, लेकिन दुरूद शरीफ आगे पीछे लगाना बहुत ज़रूरी है। 11 दफ़ा लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है, जितनी दफ़ा ज़्यादा लगा लें उतना ही अच्छा है। इसी तरह अगर कोई अपने रिस्क में बरकत चाहता है तो उसको चाहिए कि फजर की नमाज के बाद दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़े, 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और फिर दोबारा दुरूद शरीफ पढ़े और अगले दिन फिर उस सूरह फातिहा को 60 मरतबा पढ़े, फिर उसके अगले दिन 50 मरतबा पढ़े, यहाँ तक कि 10 तक पहुँच जाए, यानी कि ये फिर 7 दिन बन जाएंगे। ठीक है। इन 7 दिनों तक अगर वो इस तरह से सूरह फातिहा को पढ़ के दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिस्क में बेइंतहा बरकत अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तो ये आपको शिफा भी देती है, ये बरकतें देती है, ये आपको फजीलतें देती है, क्योंकि रसूल पाक ने बता दिया है कि ये जो है शिफा भी है, ये शाफ़ी है, ये काफ़ी है, और जब आप इसको पढ़ के अल्लाह से दुआ करते हैं तो आपकी दुआएं भी कबूल हो रही होती हैं। और आप जब हम कहते हैं ना कि ये जो है फातिहा, इसका नाम क्यों है, तो फातिहा का मतलब जो है जब हम अरबी ज़ुबान में देखते हैं तो आगाज़ करने वाली, इफ्तिताह करने वाली, क्योंकि इससे कुरान पाक का आगाज़ हो रहा है इसलिए इसका नाम फातिहा है। लेकिन जो बाकी इसको नाम दिए गए उसकी फजीलत इस तरह से है कि जो कुछ कुरान पाक में है, जो फजीलतें और बरकतें हैं, उसको मुख्तसर किया जाए तो वो सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा का भी निचोड़ अगर हासिल किया जाए तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, और बिस्मिल्लाह का निचोड़ अगर हासिल किया जाए तो वो बिस्मिल्लाह की बे में है। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ का एक जो इतर है ना वो किसी एक जगह पर रख दिया है, कड़ियाँ आपस में बिल्कुल। तो जैसे तमाम अंबिया का इतर जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, आपका इतर औलिया में है, इस तरह से ये एक सिलसिले होते हैं कि किस चीज़ को अगर आप मुख्तसर करके और उसकी बरकतें सब समेटना चाहें तो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो कुरान की तमाम बरकतें, फजीलतें समेटना चाहें तो सूरह फातिहा को पढ़ें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है बहुत सारे जैसे वज़ाइफ का जब हम जिक्र करते हैं कि आपके सर में अगर दर्द है या आपकी बॉडी पेन है तो आप 7 दफ़ा अपनी उंगलियों के पोरों पे ये पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और आप जो है पूरी बॉडी पे अपने हाथों पे फूंक मार के पूरी बॉडी पे वो हाथ फेंक लें तो वो आपका जो दर्द है या जिस भी जगह पर है वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है, जिसमें तो मुख्तलिफ उलमाए कराम जो हैं बहुत सारी वैसे तो आयात बताते हैं, जैसे कि बहुत सारी फजीलतें तो मैंने सूरह फातिहा की बता दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकतें रखी हैं। अल्लाह ताला के जो नाम है ना, अल्लाह, रहमान, रहीम, वो सब आ गए बिस्मिल्लाह में। तो ज़ाहिर है जब आप अल्लाह ताला के इन प्यारे नामों के साथ दुआ मांगते हैं या शिफा मांगते हैं और जिस जगह आपको तकलीफ़ है उस जगह पर हाथ रख के अगर आप 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो आपको शिफा मिलती है। अगर आपको लगता है कि एक दफ़ा पढ़ने से शिफा नहीं मिली तो आपने अगर 7 दफ़ा पढ़ी थी तो 9 दफ़ा पढ़ लें। अच्छा। दोबारा शिफा नहीं मिलती, आप 11 मरतबा पढ़ लें, आपको लाजमी मिलेगी। यानी आप थोड़ी थोड़ी उस मिक़दार को बढ़ाते जाएं, 7 दफ़ा पढ़ें, 9 दफ़ा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें, इस तरह से। लेकिन अल्लाह ताला आपको लाजमी शिफा अता फरमाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको यकीन और ईमान आपका मजबूत होना चाहिए कि मैं जिस रब का नाम ले रहा हूँ वो रब जो है शिफा देने वाला है, पाक ज़ात उसी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक मरतबा कहा था कि रब्बुल इज़्ज़त हम तेरे नाम से शिफा हासिल करते हैं, तो जब हम डायरेक्ट तुझसे दुआ मांगते हैं तो तू हमें डायरेक्ट शिफा उसी तरह अता भी करता है, लेकिन फिर भी
हम डॉक्टर या हकीम के पास भी जाते हैं तो अल्लाह ताला ने उसको जवाब में ही कहा था कि शिफा तो मैंने ही देनी होती है, लेकिन डॉक्टर और हकीम के पास इसलिए तुम्हें भेजता हूँ कि उसको रिस्क भी मैंने ही देना है। तो हमें वो काम भी करना चाहिए जो अल्लाह ने कहा है कि तुम डॉक्टर और हकीम के पास जाओ, और अल्लाह के नाम को छोड़ना भी नहीं चाहिए कि शिफा उसी ने अता करनी है, वसीला उसने डॉक्टर को बना दिया है। तो अल्लाह पाक का नाम डायरेक्टली लेते रहें, लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें थोड़ी एडवाइस की ज़रूरत है, जो हमसे बेहतर जानने वाले जो कि डॉक्टर होते हैं वो बता सकते हैं, तो उनकी रहनुमाई भी हासिल करें। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हो तो यकीनन आपका काम और आसान हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, जैसे हम कहते हैं कि सुबह शाम आप उठते बैठते दरूद शरीफ पढ़ते रहें, अगर आप सूरह फातिहा का विर्द करते रहें सारा दिन, इसकी क्या फजीलत है? इसकी भी बेशुमार फजीलतें हैं। इसी तरह जैसे आप दरूद पढ़ते हैं तो आप अल्लाह ताला से जो है अपने लिए नेकियां भी मांगते हैं, गुनाह भी घटाते हैं, दर्जे भी बुलंद करते हैं। तो नहीं, आपको 30 नेकियां तो एक दरूद शरीफ में मिल रही होती हैं। तो सुबह शाम आप पढ़ रहे होते हैं तो यकीनन आप वो तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब आप सूरह फातिहा को पढ़ते हैं और अपना इसको विर्द बना लेते हैं तो आप न सिर्फ ये कि बहुत सारी मुश्किलात से, रंजिशों से, दुखों से, गमों से निजात पा रहे होते हैं, आपके करीब कोई बीमारी दुख नहीं आता, बल्कि आप अल्लाह की रहमतें समेट रहे होते हैं और आप अल्लाह ताला का जिक्र करके गोया वो सवाब भी हासिल कर रहे हैं जो अल्लाह पाक ने खुद सिखाया है। देखिए ये जो सूरह फातिहा है ना, ये न सिर्फ ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ है, कुरान का तारुफ है, और हमें दुआ भी बता रही है, दुआ के अल्फाज सिखा रही है। फिर वही बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या शान है परवरदिगार की कि हमारे पास वो अल्फाज नहीं है। अल्लाह ने अपनी शान और अपने हबीब की शान हमें किस तरह करनी है खुद बताई है। तो ये तरीका जो दुआ का है, जो सूरह फातिहा असल में तो दुआ ही है ना, कि हम हिदायत मांग रहे हैं, हम रहनुमाई मांग रहे हैं, और हम साथ साथ जो इब्तदाई 3 आयात हैं वो तो अल्लाह ताला की हमद, सना और तमजीद की हैं कि हम अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान कर रहे हैं उस तरह से जैसे रब ने हमें सिखाया है। उसके बाद जो बाकी की आयत है उसमें अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि तुमने हिदायत कैसे मांगनी है। देखिए हर जी शऊर इंसान जो है ना, उसको ये पता है कि अल्लाह है और ये निज़ाम जो है ये रब के बनाए हुए जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक चल रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मुझे हिदायत कैसे मांगनी है। तो वो अल्लाह ने उसमें सिखाई है। कुरान है और कुरान की ओपनिंग में ही एक आयत बिल्कुल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जिसने मुझसे हिदायत मांगी, जिसने मुझसे रहनुमाई मांगी, मैं उसको अता करूँगा। तो ये हिदायत मांगने का एक तरीका है, एक ज़रिया है। तो इससे हमें हिदायत मिल रही है, और जो शख्स सुबह शाम इसका विर्द करेगा तो वो हर काम जो वो कर रहा होगा अल्लाह की रहनुमाई और हिदायत में कर रहा होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने बताई कि 11 दफ़ा दरूद शरीफ आप पहले पढ़ लें, 11 दफ़ा कोई भी वजीफ़ा शुरू करने से पहले 11 दफ़ा आप एंड में पढ़ लें, या इसकी तादाद आप बढ़ा दें। ये एक ज़रूरी है कि इसकी तादाद ताक में ही हो? देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला जो है ना वो ताक है, यानी एक है ना, एक है। तो अल्लाह ताक अदद को पसंद फरमाता है। तो ये जो हम एक बढ़ा देते हैं ना, हम इस बात की वजह से बढ़ा देते हैं। अच्छा। वरना तो देखिए ना, हम वज़ाइफ में 40 मरतबा कहा जाता है, 40 दिन कहा जाता है, तो एक का लफ्ज़ हिस्सा क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि ताक अदद अल्लाह को पसंद है, ये रसूल ने फरमाया। तो जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया तो बात खत्म हो गई। सही। तो हमें उसको फॉलो करना है। तो हम 11 हो गए या 21 हो गए। सही। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, जो कि वजीफे का और आम जिक्र का फ़र्क क्या है, कि जब हम कोई वजीफा करते हैं तो किसी एक वक्त मुकर्ररा पर करते हैं और उसी वक्त को फॉलो किया जाता है और उसी तरीक़ेकार को फॉलो किया जाता है। लेकिन जो अल्लाह का जिक्र है वो हम दिन भर कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं, उसकी कैद नहीं है, वक्त की कैद नहीं है। लेकिन वजीफे का ये ख्याल रखा जाए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप फजर की नमाज में पढ़ना है तो फजर में ही पढ़ना है, ये ना आप जोहर या इशा में ले जाए कि फजर में तो मैं पढ़ नहीं सकता। फर्ज के दरमियान ही पढ़ना है। अगर आप पूरी नमाज पढ़ने के बाद कोई पढ़ रहे हैं वजीफा तो उसके बाद ही पढ़ना है, और वो उसी तरह से उसी मिकदार में उतने ही दिनों में जिस तरह से बताया जाता है, तो तभी उसकी फजीलत होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो अपनी ज़िंदगी में मुझे ये लगता है कि सूरह फातिहा को आप शामिल कर लें, उठते बैठते पढ़ते रहा करें, ताकि अल्लाह ताला की तारीफ़ भी बयां हो, आप अल्लाह ताला से दुआ भी एक मांग रहे हैं और आपके अपने लिए जो है एक शिफा का ज़रिया भी बनता रहे। अभी ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि BBA की तालिब इल्म ने तालीम के हुसूल के साथ ही फूड ट्रक में अरबी खानों का स्टॉल सजा लिया है। बाहिम्मत नौजवान इस तालिबा से मुलाकात करवा रहे हैं मुल्तान से मुकर्रम खान। कचहरी चौक मुल्तान पर एंट्री हुई फूड ट्रक की, जहां शहरियों के लिए लज्जत से भरपूर पकवान मौजूद हैं। BBA के तालिबे इल्म मोहम्मद वासिफ ने तालीम के साथ साथ फूड का काम शुरू कर दिया। मेरी जो रेसिपीज़ है मोस्टली मैंने खुद क्रिएट की हैं और सब कुछ जो यहाँ पर अवेलेबल है वो होममेड है। कस्टमर्स की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है। फूड ट्रक में किचन मौजूद है, जहां शहरियों के लिए मनपसंद और ताज़ा तरीन खाने तैयार किए जाते हैं। इस बच्चे ने दौरान स्टडी जो है वो बहुत अच्छा खाना जो है वो
प्रोवाइड किया है, मैंने इसको टेस्ट किया है, ये बहुत अच्छा खाना है और बहुत डिफरेंट है और ये अरेबिक स्टाइल में है। मोहम्मद वासिफ का कहना है कि इस ट्रक की तैयारी पर 10 लाख रुपए का खर्च आया है। तालीम के असूल के साथ ही इस मिनी ट्रक में खाना बेचने वाला ये शख्स दूसरे नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकरम खान, समा, मुल्तान। तो नौजवान तालिब इल्म का ये फूड ट्रक, जब भी आप जाएं तो इस फूड ट्रक का ज़रूर विज़िट करें, मुल्तान जाके यहाँ के खाने ज़रूर खाएं। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि अच्छी सेहत के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वर्जिश के बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं कि हम अगर काउंट करना शुरू करें ना तो हम काउंट नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम डेली बेसिस पर ये बात करते हैं कि प्लीज़ एक्सरसाइज क्या करें। डॉक्टर्स, मरीज़ या गैर मरीज़ यानी जो बीमार भी नहीं है, उस शख्स को भी अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है तो एक्सरसाइज को इसका हिस्सा बनाना है। एक्सरसाइज कई तरीके की होती है जिसमें हम देखते हैं कि जो जिस्मानी भी है, जहनी भी है और जाहिर सी बात है जब आप मेंटली और फिज़िकली एक्सरसाइज करेंगे तो आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से हेल्दी रहेंगे। आज हम बात करेंगे फिज़िकली एक्सरसाइज क्या होती है। अच्छा जी, लोगों के पास टाइम नहीं होता, सब लोग ये कहते हैं जी कौन जिम जाए, कौन जो है अपनी रूटीन में जिम को शामिल करें, घर में तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। अब जब आपको घर में टाइम नहीं मिलता और आप इतनी फीसेस जो है वो पे नहीं कर सकते, जिम की हो जाएं या फिर कहीं पर भी आप जाएं, तो आपने करना ये है कि हम आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे। उन टिप्स को आपने अपनाना है ताकि आप फिजिकली फिट रहे। अब इस पर बात करने के लिए फिटनेस ट्रेनर ज़ैनब खाकानी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ैनब, जब हम कहते हैं ना कि हम बिल्कुल ठीक हैं तो उससे मुराद मुझे लगता है कि ये होना चाहिए कि हम फिजिकली भी फिट हैं, हम मेंटली भी फिट हैं और बहुत खुशगवार तरीके से हम जिंदगी गुजार। और अगर ये कहता है कि जी अच्छा हम ठीक हैं और वो फिजिकली फिट नहीं है तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं होता। आप एग्री करती है? वो ठीक नहीं होता, बिल्कुल एग्री करती हूँ, बिल्कुल। अच्छा, अमूमन हम फिटनेस का मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपका फिट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, अमूमन हमने देखा है ज़ैनब कि स्पेशली अगर मैं घर में बैठी हुई अपनी प्यारी बहनों की बात करूँ, स्पेशली मैं उन माओं की बात करूँ जो कि जिनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, इवन बड़े भी हों, वो बच्चों के मसलों में फंसी हुई होती हैं या जिनको ये फिक्र होती है कि अच्छा सुबह उठते साथ हमने मियाँ को दफ्तर भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। सबसे पहले मैं स्पेशली खवातीन की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि खवातीन ही ज़्यादा क्लेम करी होती है जी कि हम मोटे हो गए हैं, तो वो घर में रहते हुए जिम नहीं जाना चाह रही, जी टाइम नहीं मिल रहा, रूटीन सेट नहीं हो रही है कि जिम वो जाएं, तो किस तरह से वो क्या कर सकती हैं? क्या ऐसे टिप्स है कि भाई उनका जो बाहर निकला हुआ बेली है वो भी अंदर चला जाए, अगर शोल्डर थोड़े से हैवी है, थाइज हैवी है या फिर नहीं भी हैवी और आप वैसे भी अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाह रहे हैं, तो क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं घर में रहते हुए? एक्चुअली पता है क्या, सबसे पहली चीज होती है कि हम मौसम और दूसरी चीजों को ब्लेम कर रहे होते हैं कि हम इस वजह से एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्चुअली ये हमारे अपने एक्सक्यूजेस होते हैं। हम एक्सरसाइज घर में भी कर सकते हैं बिना किसी महंगी मशीनों को खरीदे हुए, ठीक है। इवन के आप बिना, अगर आपके पास डंबल्स नहीं है, आप कोई बात नहीं है, आपके घर में पानी की बॉटल्स होती हैं, ठीक है, आप पानी की बोतल से भी फुल बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहला काम होता है आपको अपने एक्सक्यूजेस पे ओवरकम होना, यानी आपने 10 मिनट खुद से फाइट करनी है कि 10 मिनट आप खुद से फाइट कर ले कि नहीं मैंने एक्सरसाइज करनी है, चाहे मौसम अंदर बाहर कैसा भी है, और अपने घरेलू काम को और अपनी जिम्मेदारियों को निभा के अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना है। तो फिर आप ऑटोमेटिकली जब आप 10 मिनट अपने आप पे ये ओवरकम कर लेंगे ना कि मैंने एक्सरसाइज करनी, तो आगे के 20 मिनट यानी टोटल 30 मिनट आप आराम से अपने घर में फुल बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सही। और उसके लिए बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि हम अमूमन ये देखते हैं कि हमारे जो मर्द हजरात हैं उनका भी एक यही होता है जी कि रूटीन बड़ी स्ट्रिक्ट है, दफ्तर जाना है, फिर घर आना है, फिर एक थोड़ा सा फैक्टर ये भी हो जाता है कि जी आपने फैमिली को भी टाइम देना है। अच्छा, अब हमारी सोसाइटी में ना सिर्फ हमारी ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात को भी ये कहना पड़ता है कि प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें। मैं तो अपने मियाँ को ये कहती हूँ कि प्लीज़ अपने लिए भले से 15 मिनट निकालें, लेकिन आप 15 मिनट वॉक ज़रूर करें, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे फिट लोग देखे हैं जो कि भले अर्ली मॉर्निंग उठे लेकिन उन्होंने 15 से 20 मिनट वॉक ज़रूर करनी है, रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट वॉक ज़रूर करनी है। तो आप अगर कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहे, वॉक करें या वॉक का ऐसा कॉम्बो बना ले जिसमें आप जॉगिंग कर रहे हैं, तेज तेज चल रहे हैं, थोड़ी सी रनिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर है ना, अगर आप बिगिनर हैं और आपको समझ नहीं आ रहा मैं एक्सरसाइज क्या करूं, तो बेहतर है कि आप वॉक से शुरू करें। अब वो वॉक ऐसी हो
कि आपके पूरे हाथ पैर हिलें और आपका हार्ट रेट अप एंड डाउन हो। वो वॉक जो आपने फोन या अपना म्यूजिक लगा के बिल्कुल स्लो वॉक किया है, आपका हार्ट रेट सेम लेवल पे आ रहा है, वो आपकी बॉडी को तो मूव कर रही है, लेकिन वो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जो कि आपको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने वॉक किया, मुझे रिजल्ट ही मिले, नहीं मिले, अब मैं ये भी नहीं करूंगी या मैं ये भी नहीं करूंगा। एक्चुअली थोड़ा से वॉक के पैटर्न की इंटेंसिटी की बहुत जरूरत होती है। अब उसमें आपका लेट सपोज अगर आप 20 मिनट की वॉक से शुरू कर रहे हैं, तो आपकी शुरू के 5 मिनट होने चाहिए बिल्कुल स्लो वॉक। उस स्लो वॉक में आप अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से ऐसे मूव भी कर सकते हैं ताकि आपके सारे मसल्स मूव हो जाएं, ठीक है। 5 मिनट जब आपने ये कर ली, उसके बाद के आपने बचे आपके पास 15 मिनट। अब उस 15 मिनट का आपने इंटरवल बनाना है। अगर आप बिगनर हैं तो आपका इंटरवल ये होगा कि आपने 30 सेकेंड रनिंग करनी है और 1 मिनट स्लो वॉक करनी है। बिकॉज आप बिगनर हैं तो शुरू के पहले मिनट में ही अगर मैंने आपको भगा दिया तो आप अगला 2 मिनट आप सांस को बहाल करने में लगाएंगे, ठीक है। तो वो आपका वॉक का टेम्पो टूट जाएगा। इट्स बेटर कि आप 30 सेकेंड फास्ट रनिंग करें जितनी आपकी बॉडी आपको रनिंग अलाउ करती है, ठीक है, जितनी आप अच्छी रनिंग करें। 30 सेकेंड आपने फास्ट रनिंग की, 1 मिनट रुकने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट स्लो वॉक करें। उस 1 मिनट स्लो वॉक में आपकी ब्रीदिंग जो अब ऊपर हुई थी वो आपकी नॉर्मल हो जाएगी। फिर अगेन आप 30 सेकेंड रनिंग, 1 मिनट वॉक। इस तरह आपके 20 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे और ये एक बिगनर के लिए बहुत अच्छी वॉक होगी जिसमें आपका हार्ट रेट अप एंड डाउन होगा, आपकी पूरी बॉडी रनिंग में सारे मसल्स यूज हो रहे होंगे। इस तरह से जब वॉक की जाती है ना, तो वो लोग, आपने जो भी बताया कि हमारे मर्द हजरात उनके पास टाइम नहीं होता, और फिर क्या होता है कि ऑफिस का काम और जिम्मेदारियों और स्ट्रेस की वजह से जो नींद नहीं आती है, अक्सर लोगों को ये मसला है कि हमें नींद नहीं आती। अगर हम इस तरह की अच्छी रनिंग या वॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्लीप साइकिल जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। वेट लॉस के लिए जहाँ डाइट और एक्सरसाइज की जरूरत है, वहाँ एक अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है, जिसको हम अक्सर निग्लेक्ट कर देते हैं। सही। अच्छा ज़ैनब, एक और चीज़ है, मतलब इसका कोई एज से ताल्लुक नहीं है, वो चाहे मर्द है, ख़वातीन है, ओल्ड एज है, हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको मेंटली हम तैयार कैसे कर सकते हैं कि जी आपने एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास मोबाइल है, हर वक्त आपके हाथ में मोबाइल रहता है, आपको याद रहता है कि जी आपने फलाने टाइम पे खाना खाना है। इसी तरह से एक्सरसाइज को किस तरह आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी बना सकते हैं कि उसके बगैर आप जी ना सकें, आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी को अगर हम हमारी माओ से लें, मदर से लें, तो वो जो सारा दिन बिजी होती हैं, तो मैं कहती हूँ आप अपने बच्चों को जो दिखाएंगे आपके बच्चे वो फॉलो करेंगे, ठीक है ना। आप हेल्दी खाना खाएंगे, अपने बच्चों को हेल्दी खाना देंगे, वो हेल्दी खाने को ही तरजीह देंगे और फास्ट फूड को वो एज अ ट्रीट या एज अ चीट मील कभी कभी इंजॉय करेंगे। इसी तरह आप अपने बच्चों की जहाँ एजुकेशन पे पूरा ध्यान देते हैं, जहाँ माएँ अपने बच्चों की पढ़ाई, अच्छा स्कूल, इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है, वहाँ बच्चों के स्पोर्ट्स पे ज़रूर ध्यान दें। और उसके लिए आपका अपने बच्चों के साथ उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज अगर बच्चे आपकी स्विमिंग क्लास के लिए जा रहे हैं, उस दौरान अगर आप भी वॉक कर रही हैं या रनिंग कर रही है, तो क्या होता है, बच्चे आपको देख के सीख रहे होते हैं, तो दे अंडरस्टैंड कि ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये एक बर्डन नहीं है और हमें इसके लिए जबरदस्ती टाइम नहीं निकालना। जैसे खाना खाने के लिए हम जबरदस्ती टाइम नहीं निकालते, खुद को पुश नहीं करते कि उफ खाना खाना पड़ेगा, मतलब हमें पता है हमें खाना तो खाना है ना। तो इसी तरह मूवमेंट या फिजिकल एक्टिविटी को अगर हम बिगनिंग से ही अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है और उसके लिए हमें ये बर्डन नहीं फील होता। सही, ठीक। अच्छा ज़ैनब, हम कहते हैं जी एक्सरसाइज हमने कर ली, ओके चलें ठीक है, लेकिन उस एक्सरसाइज के साथ साथ आई थिंक आपको अपनी डाइट को भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि जी अगर आप मोटे हैं तो आप पतले हो जाएंगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा, मैं सिर्फ इसलिए कह रही ताकि आप फिजिकली फिट रहें। फिजिकली फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें आपको 2 चीज़ें आई थिंक मेरे नज़दीक तो ये है, प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, कि 2 चीज़ें आपकी मेन होनी चाहिए। एक आपका डाइट, आपका डाइट प्लान, आपका डाइट पोर्शन। डाइट से मुराद हरगिज़ नहीं है कि जी आप कुछ खाएं पिए ना, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स पे आ जाएं, आप कीटो की तरफ आ जाएं। डाइट इज़ लाइक कि आपकी हेल्दी डाइट हो। और फिर दूसरा आपका एक्सरसाइज, जिसमें आपकी वॉक हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज हो सकती है, डिफरेंट एक्सरसाइजेज हो सकती है। एक्चुअली डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अब डाइट से जब हम डाइट प्लान की बात आती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि
मेरी जिंदगी से तो सारे रंग ही निकल जाएंगे, सारे जायके ही निकल जाएंगे अगर मैं डाइट पे हूँ। डाइट का मतलब ये नहीं है कि फीका और बद जायका या बोरिंग खाना, डाइट का हरगिज मतलब नहीं। एक दूसरी चीज आती है डाइट पे, खास करके मैं खवातीन के लिए इसलिए बात करी क्योंकि जाहिर है उन्होंने, अगर वो वर्किंग वुमेन है या हाउसवाइफ है, उन्होंने अपना घर, फैमिली सब कुछ लेके चलना होता है। तो समटाइम्स मेरे पास मोस्टली इंक्वायरीज जो फीमेल्स की आती है वो ये कह रही थी कि ज़रा प्लीज ऐसी डाइट देना कि हमें अलग से अपने लिए ना बनाना पड़े, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता। अच्छा। तो मैं कहती हूँ कि डाइट का मतलब ये नहीं है कि बड़े महंगे ग्रोसरी स्टोर पर जाएं और महंगी महंगी ग्रोसरीज खरीदें और घर वालों की हांडी अलग बनाएं और अपना खाना अलग। एक्चुअली जो हमारा लोकल पाकिस्तानी फूड है वो बहुत अच्छा है, और जो लोकल फूड जो लोकली किसी भी इलाके में ग्रो होता है ना, उसके न्यूट्रिएंट वैल्यूज बहुत अच्छे होते हैं बजाय उस फ्रूट के जो कि बाहर से ट्रैवल करके आ रहा होता है। वो जब तक ट्रैवलिंग टाइम में जब तक वो आपके पास पहुंचता है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज खुद ब खुद थोड़े कम हो जाते हैं। तो जो आपके पास घर में है आप वो ही खाएं, बस उसमें ये है कि आपने उसको समझदारी से खाना है। पराठा खाना कोई बुरी बात नहीं है, आप एक छोटा सा पराठा खा सकते हैं सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि आपने सारा दिन भागदौड़ भी करनी है और एक्सरसाइज भी करनी है। बट उसमें आप बैलेंस इस तरह कर लें कि सुबह नाश्ता आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे आपका पराठा हो, चाहे आपके ओट्स हो, चाहे दलिया हो, पराठा हो, उसके साथ कोई प्रोटीन होना चाहिए, यानी कि आप एग्स ले सकते हैं या चिकन ले सकते हैं उसके साथ। अगर आपका एक अच्छा नाश्ता हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको बार बार जो भूख लग रही होती है हर थोड़ी देर बाद चलते फिरते जो आप खा रहे होते हैं वो नहीं खाएंगे। हम मिस्टेक ये करते हैं कि नाश्ता छोटा सा ले लिया और नाश्ते से लंच के बीच में जो भूख लगी तो फिर जो हाथ आया वो खा लिया। सही। तो मिस्टेक उन चीजों से होती है जो बीच में हम मंचिंग रॉन्ग कर लेते हैं। इट्स बेटर कि तीनों वक्त के खाने को प्रॉपरली खा लें। सही है। जब आप ऑटोमेटिक ब्रेकफास्ट अच्छा लेंगे, आप बीच में मंचिंग नहीं करेंगे, और इसी तरह आपका जो लंच होगा उसमें फर्स्ट पहली कोशिश करें कि ताजी सब्जियां अगर आप कुक करके पका के खा रहे हैं, जरूरी नहीं है सलाद, डाइट का मतलब है आप पूरा सलाद का बॉल खा लें। सैलेड बॉल डेली खा खा के भी लोग बोर हो जाते हैं। आप कुक वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, आप स्टीम वेजिटेबल भी खा सकते हैं। कोशिश करें कि आपका लंच में वेजिटेबल ज्यादा हो। कार्ब्स बनिस्बत ब्रेकफास्ट में अगर आपने कार्ब ज्यादा लिया है तो बनिस्बत ब्रेकफास्ट के आपके लंच में कार्ब्स का रेशियो कम हो और प्रोटीन लाजमी हो। यानी आपको अपने तीनों टाइम के मील को मैनेज करना है कि जी उसके अंदर क्या जरूरी है, आपके ब्रेकफास्ट में क्या जरूरी है, लंच में क्या जरूरी है और डिनर में क्या जरूरी है। बेहद शुक्रिया ज़ैनब, आप हमारे साथ मौजूद थी। तो अपनी जिंदगी को उस पैटर्न पर लेकर जाएं कि आप जब कभी पीछे मुड़ के देखें तो आपको पता चले कि हाँ मैंने और मेरी वजह से मेरे बच्चों ने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं जी, जरा एक ऐसे मिनरल की बात करते हैं जो जिसकी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो हमारे जिस्म में कई अहम काम सर अंजाम देता है, जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाना, आपके जो ज़ख़म हैं उनको मुंदमिल करना, प्रोटीन की तश्कील करना, जिस्म पर उम्र के असरात को सुस्त करना और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जिंक का हमारी जो जायके और सूंघने की जो हमारी सेंस है उससे भी बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। जिंक की कमी के अलामात क्या हैं और हमारी बॉडी को जिंक की कितनी मिकदार चाहिए होती है, इस पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर अरीज हारून इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीज, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरीज, मुझे ये बताएं कि जिंक बेसिकली हमारी बॉडी को कितना चाहिए होता है? देखो जिंक जो है ना हमारे बोन्स में भी है, मसल्स में भी है, ठीक है। और अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात करें ना तो मेल्स की डिफरेंट होती है, फीमेल्स की डिफरेंट। सबसे पहले हम फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में को 8 mg डेली का रिक्वायर्ड होता है और मेल्स को 11 mg। बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, हम बहुत इजीली डाइट के थ्रू पूरी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। अच्छा ठीक है। और बच्चों की अगर बात करूँ मैं, बच्चों में भी अराउंड 5 to 6 mg 8 mg। और कोई बात हो जाती है कि अगर नर्सिंग मदर्स है उनकी डिफरेंट हो जाती है, जो वेजिटेरियन होती है उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बॉडी की अलग अलग वेरी करती है, ठीक है। अच्छा इसका बेस्ट सोर्स क्या है? लाइक आप क्या ऐसा इनटेक करें कि आप कहें कि हमने पूरा इनटेक कर लिया है? और अक्सर हमने देखा कि टैबलेट्स आती हैं ऐसी कि वो कहते हैं जी कि आपको जिंक की टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी, तो किस फूड या फ्रूट या वेजिटेबल में जिंक ज़्यादा मिलता है? देखो वैसे ऑयस्टर्स में ज़्यादा होता है, सी फूड में ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा क्योंकि ऑयस्टर्स नहीं खाते लोग तो हम बीफ के थ्रू पूरी कर सकते हैं, ठीक है। बीफ जो बीफ ही नहीं खाते मेरी तरह, जो जिनको बता रही हूँ, जो वेजिटेरियंस होते
हैं उनके पास भी बहुत सारी सोर्सेज हैं। नट्स के अंदर होता है, जितनी भी सीड्स हैं उनमें होता है, जो सब्जियों के छिलके होते हैं जैसे खीरे का छिलका होता है उसके अंदर जिंक की सोर्सेज होती है। जब थोड़ी सी क्वांटिटी कम होती है कंपेयर टू जो हमारी मीट की सोर्सेज हैं। अच्छा। लेकिन ये कि उसमें होती ज़रूर है, और अगर हम सारी चीज़ें मिक्स करके लेते हैं तो हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट आराम से पूरी कर लेते हैं। अगर आप हैंडफुल ऑफ नट्स ही खाली ले लें ना, मिक्स नट्स ले लें, तो हम 1.5 से लेकर अराउंड 3 mg उसमें से ही ले लेते हैं। अच्छा। और डेली रिक्वायरमेंट अगर आपकी 8 to 11 mg है तो सोचो आपने आधी तो कर ली पूरी। हाँ, इजीली आपने कर ली। अच्छा, अगर हम ये करें जी कि आप ये चीज़ें नहीं खा पा रहे और आप सिर्फ टैबलेट्स पे जा रहे हैं तो वो बेहतर होता है? देखो, अगर किसी के अंदर जिंक डेफिशिएंसी चल रही है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अगर किसी भी मिनरल की या विटामिन की आपके अंदर डेफिशिएंसी आ गई है तो आप उसकी डेफिशिएंसी को कवर नहीं कर सकते थ्रू डाइट, क्योंकि डाइट में एक लिमिटेड होती है। फिर जब वो हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट हो जाती है, तोड़फोड़ होती है, हर चीज़ टोटली उस क्वांटिटी में नहीं एब्जॉर्ब हो रही होती। ठीक है। तो आप उस गैप को फिल करने के लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हो। अच्छा, अक्सर ही कहा जाता है जी कि सप्लीमेंट्स लेना आपकी बॉडी को फुला देता है। नहीं, कोई ऐसा कोई कुछ नहीं होता। अगर आप जो रिक्वायरमेंट है सही टाइम पे आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जितने आपकी रिक्वायर्ड है उतनी ले रहे हैं, तो कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं अरीज के हमने देखा है कि हमें तो पता ही नहीं चलता जी कि हमारी बॉडी में जिंक की कमी है, तो क्या सिम्टम्स होते हैं कि आपको पता चलना शुरू हो जाए कि अच्छा ठीक है ये मिनरल आपकी बॉडी से कम होना शुरू हो गया, सो अब जरा ट्रैक पर आ जाए? अच्छा देखो, बच्चों में बहुत कॉमन होता है, नेल्स उनके ख़राब होना शुरू होते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। एक होता है जैसे पेल होते हैं, होता है नीमे का साइन होता है, लेकिन टूट रहे हैं, ब्रिटल होते हैं, ग्रो नहीं सही कर रहे होते। अडल्ट्स में आए तो आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, ऑन एंड ऑफ इन्फेक्शंस, क्योंकि जिंक हमारी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। तो गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गट हेल्थ के लिए। तो अगर गट हेल्थ ख़राब होगी तो ऑन एंड ऑफ डायरियाज बहुत हो जाते हैं। तो जिन बच्चों में या बड़ों में बार बार ये शिकायत होती है कि हम कुछ खाते हैं हमें फूड पॉइजनिंग नहीं हो रही होती है, इम्यूनिटी इतनी डाउन हो गई होती है, जिंक की इतनी डेफिशिएंसी हो गई होती है कि आप कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं हो रहा होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बात की कि जी आप फलाना फ्रूट या फलाना वेजिटेबल आप खा लें, जो छोटा बच्चा है लाइक 3 साल का 5 साल का, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों में भी इसकी कमी होती है, वो कैसे पूरे करें? अच्छा देखो, बच्चों को हम सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं आजकल, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हो रहे हैं क्योंकि माओ में डेफिशिएंसी है तो बच्चों में भी हो रही है। और फिर वो आजकल जंक फूड का खाने का इतना ज़्यादा है कि आप सोचो बच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते ही नहीं है, तो हम लोग ज़रूर सप्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसको हैबिट है फ्रूट्स खाने की, नट्स खाने की, अगर आप डेली में थोड़े से बादाम, अखरोट, काजू ये उसको हैबिट डाल दें, उसको अगर आप मीट की हैबिट डाल दें कि आप कीमे के कबाब बना दिया आपने, चिकन, अगर इवन चिकन के अंदर चिकन का एक जो लेग पीस होता है उसके अंदर अराउंड 5 mg तक जिंक की एक सोर्स होती है। तो इट्स लाइक बच्चे तो खाते हैं, अगर आप फ्राइड करके दे दो, उनको तो फैट का इशू नहीं है, तो आप उनको बेशक फ्राई करके दे दें या उसकी मीट उतार के कीमा बना के दे दें, तो बच्चों को आप इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा अरीज, अब मुझे ये बताएं कि जिंक आपकी बॉडी में उस उतनी मिकदार में नहीं है जितनी उसकी ज़रूरत है, क्या बीमारियां हो सकती हैं? देखो, मैंने बताया ना, जैसे एक तो इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, लेकिन हमारा क्योंकि लोगों को ना इम्यूनिटी का इतना टेंशन नहीं होती, फीमेल्स ख़वातीन स्पेशली अगर आती हैं ना, उनको अपनी ब्यूटी का बड़ा ख्याल होता है, तो स्किन ख़राब हो रही होती है तो स्किन के लिए आ जाती हैं कि स्किन हमारी ख़राब हो रही है। तो स्किन अगर बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है ना कि ये चीज़ होती है, और बाल बहुत गिर रहे होते हैं, तो उसके लिए आते हैं फिर पेशेंट्स हमारे पास, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप कोई सप्लीमेंट लें जिसमें जिंक एडेड हो, या फिर डाइट में अपने चेंजेस करें। लेकिन वही बात है कि डेफिशिएंसी आ रही है तो फिर आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए कोई मखसूस आपको टेस्ट करवाना पड़ता है, जैसे क्या कहा जाता है जी कि CBC करवाएं या विटामिन D का करवाएं, ये वो आप फलाना? वैसे तो सारे मिनरल्स के ना लेवल्स आप चेक करा सकते हो अपनी बॉडी में, जैसे हम कैल्शियम के कराते हैं, B12 के कराते हैं, आप करा। लेकिन मैं कहती हूँ महंगे टेस्ट कराने के से बेहतर है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर स्पेशली नेल्स वाला, मैंने जैसे कहा ना, नेल्स आपके बहुत ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं, स्किन बहुत ख़राब होना शुरू हो जाती है, हमारे हार्मोन्स अच्छे फंक्शन नहीं करेंगे, और जहाँ पे किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड उसका फंक्शन नहीं सही कर रहा है, या विटामिन D की डेफिशिएंसी चल रही है, तो आप अज्यूम कर ले कि उसके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी ज़रूर होगी। यानी आप जो है वो सप्लीमेंट्स पे भी आ सकते हैं, और आप वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स या फिर आप जो है यार अगर देखो हमारे यहाँ तो मेजॉरिटी मीट लवर्स हैं ना, हम लोग खाते हैं। अगर हम अपनी बात करें ना, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, आदमी हैं स्पेशली फीमेल्स, इवन मीट खा लेते हैं। तो आप मीट का इंटेक अपनी डेली में रखें, इतना हमने लेना होता है, डेली का एक इतनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जितना हमारा पाम होता है, ठीक है। अगर हम लोग ये चीज़ लेते हैं ना, तो हम अपनी प्रोटीन एंड अपनी जिंक की जो है वो क्वान्टिटी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आप अपनी डेली में रखें। उसके अलावा वेजिटेबल्स, जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, मैं बता रही हूँ, उनके अंदर माइन्यूट क्वान्टिटी में जिंक बहुत अच्छी क्वान्टिटी में पैदा होता है। फिर आजकल
सीड्स का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, हम लोग फ्लैक्स सीड्स या सीड्स जितने कहते हैं, सेसमी सीड्स लें, तो अगर आप सीड्स लेते हैं, मिक्स सीड्स लेते हैं, तो सीड्स आर अ वेरी गुड सोर्स। हैंडफुल ऑफ सीड्स में अराउंड 3 to 5 mg आपका जिंक मिल जाता है आपको। आई थिंक चिया सीड्स तो वैसे ही आपकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है ना, सारी सीड्स बहुत अच्छी होती हैं। आप उसको डेली, क्योंकि मैं खाती इसलिए मुझे चिया सीड्स का सीड्स आपकी कॉन्स्टिपेशन भी बेहतर करते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं उसमें, तो उसके अंदर गुड फैट्स होते हैं, तो वो ज़रूर लें, ज़रूर लें। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि स्पेशली हमारी जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है, हमने तो यही सुना है कि जी उनको एक चीज़ की जो है वो डबल मिकदार चाहिए होती है, भले से वो चपाती है, यानी उनकी डाइट अच्छी रहे, वो खाए पिए ज़्यादा। तो बहुत लंबा एक अलग से भी टॉपिक है वैसे, लेकिन देखो प्रेगनेंसी का ये होता है कि 3 ट्राइमेस्टर्स हम लोग डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं चाहिए होती, अच्छा। सेकंड में अराउंड 300 मोर कैलोरीज चाहिए होती हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में अराउंड 500 to 900 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती हैं, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि स्टार्टिंग में बेबी के मसल या फैट कुछ नहीं हो रहा, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसके लिए आपको मिनरल्स, वाइटामिन पूरे करने, इसमें जिंक है, फॉलिक एसिड है, विटामिन डी है, आयरन है। ये तो आयरन तो इसलिए, लेकिन आयरन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते, ठीक है, उसके बाद देते। कैल्शियम एंड आयरन नॉर्मली हम लोग सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेन जो है ना वो बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो फॉलिक एसिड जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे की नर्व्स डेवलप हो रही होती हैं। सेकंड में जो है ना आप फिर जो है कैलोरीज ऐड कर दो, 300 कैलोरी ज़्यादा नहीं होती, 1 से 1.5 चपाती आप ऐड कर लो, एक एक्स्ट्रा फल ऐड कर लो, ज़रूरी नहीं कि कैलोरीज आपने फैट एंड फ्राइड या मीठे के थ्रू। मैंने तो देखा है कि माएँ जो होती है ना वो ऐसे जूती की नोक पे आपको खिला रही होती है कि खाओ बेटा, मेरी तो अम्मी ने ऐसे खिलाया। असल में जो थोड़ी सी पहले वाली मदर्स होती हैं ना, उनका ये होता है कि उन्होंने खा के फिर यूज़ भी किया होता है। आजकल हम लोगों की इतनी एक्टिविटी नहीं होती, तो हम खाते हैं तो हमारा फिर लग जाता है जाके, फिर वो एक अलग टेंशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं अरीज, एक क्वेश्चन ये आया जी कि दालें जो हैं उनमें जिंक होता है या दालों किस में? दालों देखो, में होता सब देखो जितने भी पल्सेस हैं ना, लेंटिल्स हैं, उन सब में होता है जिंक, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। इवन पीनट्स को, क्योंकि हम लोग हम तो नट्स में लेते हैं, लेकिन नट नहीं होता, पीनट इज ऑल्सो ए लेग्यूम ना, अच्छा। तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी सोर्स होती है। सही है। अच्छा, लाइक दालें कौन कौन सी हैं जो कि आप देखो जितनी भी दाल, मैं बताऊँ बेसिकली सीड एंड दालों का क्या कॉन्सेप्ट है, वो ओपन होते हैं। जो चीज़ ओपन होगी, ग्रो करेगी, उसके अंदर जिंक भी होगा, उसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ें भी होंगी, ठीक है। तो वो जिंक क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए है, आपका डीएनए बनाता है, तो जितने भी प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं जिनमें डीएनए बन रहा है, यानी कि ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर जिंक होगा। सही, ठीक है। अच्छा, हम अमूमन ही करते हैं, हम अपने ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर प्रेफर करते हैं सीरियल्स वगैरह। एग्जैक्टली, तो ये आपकी बॉडी के लिए ठीक है। सीरियल्स में है, अंडे की जर्दी में बहुत रिच सोर्स है। मैं कहती हूँ कि आप अंडे की जर्दी ज़रूर खाएं, क्योंकि विटामिन डी है और जिंक है, वो सोर्स है विटामिन डी एंड जिंक की। एक अंडे की जर्दी आप दिन में खा लें, जिंक खा लें। इवन देखो, अब तो रिसर्च के अकॉर्डिंगली जिनका हम लोग अंडे की जर्दी मना नहीं करते, हम कहते हैं कि अगर किसी की लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डीरेंज्ड है तो वो ये करे कि वीक में 2 दफ़ा ले लिया, 3 दफ़ा ले लिया, अदरवाइज अंडे की जर्दी मना नहीं करते। पहले एक वो कॉन्सेप्ट था ना कि अंडे की जर्दी जो है वो फैटनिंग होती है, हम लोग सिर्फ लिपिड प्रोफाइल की वजह से मना करते हैं, वो भी हर केस में मना नहीं करते। तो अंडे की जर्दी खाना इज़ वेरी हेल्दी, क्योंकि वाइट इज़ ओनली प्रोटीन, वाइट के अंदर और कोई चीज़ नहीं है, जर्दी है जिसके अंदर विटामिन डी और जिंक है। सही है। अच्छा, आपकी तो एक्सपर्टीज़ है, मुझे ज़रा ये बताएं कि एक दिन में, मतलब मैंने तो ये देखा है कि लोग 6 बॉइल्ड अंडे खा जाते हैं। एग वाइट्स अगर खा लें तो दैट्स ओके। एग योक 1 से ज़्यादा 2, मैक्सिमम 2 अगर बहुत ज़्यादा किसी को है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 1 से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एग वाइट्स यू कैन हैव मोर देन लाइक 16 और 17। उसकी वजह ये होती है कि प्रोटीन है एंड उसकी कैलोरीज बहुत कम होती है, और वो आपकी इन्फ्लेमेशन नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली जब हम मीट सोर्सेज की प्रोटीन लेते हैं, जैसे हम लोग गोश्त लेते हैं, तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, तो एग प्रोटीन जो है वो इन्फ्लेमेशन नहीं करती हमारे अंदर। अच्छा, मैंने एक रिसर्च ये देखी कि जिसमें ये था कि जब आप किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट को उसकी कटिंग करके आप उसको फ्रीज कर देते हैं ना, तो उसमें जो मिनरल्स या विटामिन्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, और वो उस तरीके से आपकी बॉडी को नहीं पहुंचते, कम नहीं होते, डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो उसका जो प्रॉपर जो उसका स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है। जब आप किसी चीज़ का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हो, स्पेशली विटामिन जो बी एंड सी है, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ना, वो जब आप डीफ्रॉस्ट करते हो ना, तो क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, यानी कि वो एवेपोरेट भी कर जाएंगे, पानी में भी मिल जाएंगे, और वो कम हो जाएगी उसकी क्वांटिटी, तो उसकी न्यूट्रिशन कम हो जाती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो जो चीज़ हमें चाहिए वो नहीं रहती। और हम तो करते ही हैं कि हफ्ते हफ्ते महीनों इस्तेमाल करते हैं फ्रीज हुई हुई चीज़ें। अच्छा, फ्रीजिंग के भी प्रोसेसेस होते हैं ना, कुछ चीज़ें इस तरीके से फ्रीज की जाती हैं कि उनका मैक्सिमम जो है ना वो रहता है वैसे ही, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इस तरीके से नहीं, हम लोग तो घर में फ्रीज करेंगे तो हमें तो मेथड्स नहीं आते कि किस तरह फ्रीज करने हैं, तो हम लोग फिर ख़राबी कर देते हैं। तो मैक्सिमम 3 वीक्स तक आप
करें, उसके बाद आप निकाल दें। आप निकाल दें, आप उस चीज़ को यूज़ ना करें, भले से वो ठीक हो ना। हमने तो ये देखा कि अच्छा जी स्मेल के इस्तेमाल कर लें, नहीं ना करें, नहीं आ रही तो कर लें। हमारे यहाँ ठीक होने का है कि बैक्टीरिया या फंगस ना हो रहा हो। हाँ। लेकिन मकसद तो खाने का ये ना कि आपको उसको न्यूट्रिशन उसकी आपको जब वो है ही नहीं तो आपके खाने का क्या होगा, फायदा ही नहीं है। डॉक्टर साहब अभी शुक्रिया, वो हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। चलें जी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी मोहम्मद शब्बीर और महमूद अहमद का जनूबी कोरिया में कारनामा पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। साउथ कोरिया में हेलोवीन की तकरीब में जो हादसा हुआ था, उस हादसे वाले दिन दोनों भाई भी वहां पर मौजूद थे। मोहम्मद शब्बीर नए मेडिकल ट्रेनिंग को बुरोकार लाते हुए जाए वकुआ पर गिरे हुए लोगों को बचाने के लिए मसरूफ़ रहे। रात भर रेस्क्यू सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे। मोहम्मद शब्बीर और उनके भाई ने कुछ बंदों की जान बचाई, जो कि 4 लोग थे, और दोनों भाइयों को वहाँ की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से इस कारनामे पर अवार्ड्स भी दिए गए, सर्टिफिकेट दिए गए। मोहम्मद शब्बीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके जो भाई हैं वो गालिबन कुछ बीमारी की वजह से नहीं आ सके, उनके कुछ हेल्थ इशूज़ थे। तो शब्बीर से हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या था। शब्बीर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ था ये मैं चाह रही हूँ कि आप, ताकि जितने भी लोग हमें अब जिन्होंने देखना शुरू किया है उन्हें पता चले कि बेसिकली वाकया हुआ क्या था। वालेकुम अस्सलाम। असल में 29 अक्टूबर 2022 इत्तेफाक से हमारा एक जगह का नाम है, वहाँ पे सियोल कैपिटल है सियोल, उधर जो है एक जगह का नाम है इत्तेवान। हमारा इत्तेफाक से वहाँ जाना हुआ, कोई प्लानिंग नहीं थी, इत्तेफाक से जाना हुआ। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि हेलोवीन फेस्टिवल चल रहा है। अब पाकिस्तान में तो इस तरह का नहीं होता है फेस्टिवल, तो मैंने भाई मेरे वहीं पर ही रहते हैं, तो मैंने भाई से कहा कि हमें देखना चाहिए किस तरह से होता है, सुना बहुत है। हम देखने गए, और जब हम वहाँ पर इन हुए, हम जो है इत्तेवान गए थे, 22 सबवे गए थे हम। अच्छा। 12 बजे ट्रेन बंद हो जाती, हम 10 बजे वहाँ पर मौजूद थे। हम मतलब वहाँ पर घूमे, और जब वापस निकल रहे थे तो तकरीबन 10-20 का टाइम था। अच्छा। क्राउड इतना ज़्यादा था, जब हम इन हुए थे तब था, लेकिन जब हम आउट हो रहे थे तो हद से ज़्यादा क्राउड था। ऐसा था कि 15 से 20 मिनट हम अपने पाँव पे नहीं चल रहे थे, जहाँ हमें क्राउड लेके जा रहा था वहाँ जा रहे थे। 15 से 20 मिनट जी, दैट्स मीन कि बहुत ह्यूज था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत फिर क्या हुआ? फिर भगदड़ कैसे मची है? भगदड़ नहीं मची है। हाँ। असल में जो स्ट्रीट थी ना, वो टी शेप में थी। टी शेप जी। अच्छा। जो टी जो था वो एक साइड से जो है ना, मतलब यूँ डाउन थी बिल्कुल ना। अच्छा। नीचे इस तरह से थी। जब हम उस जगह पर पहुँचे, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने बचाया है उस जगह, उस चीज़ से। भाई और मैं जब हम साथ थे, हम दोनों अलग हुए वहाँ पर। भाई की भी क्योंकि वहाँ पे ना कुछ पिक्चर्स वगैरह भी चली थी, फेस के एक्सप्रेशन से देखा जा सकता है कि जो है ना भाई कितना ज़्यादा परेशान है। इस तरह से भाई अलग हुए, मैं अलग हुआ, और वो लोग, क्राउड जो था वो एक दूसरे के ऊपर गिरा है। कोई भगदड़ नहीं मची है, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि लोग जो है क्राउड जहाँ हमें लेके जा रहा था वहाँ हम जा रहे थे। सही है। तो इस तरह से हुआ, अचानक से लोग गिरे। अब जाहिर है पहले जो नीचे गिरा है शख्स, उसके ऊपर अगर 10-15 लोग गिर जाएं तो उसकी क्या हालत होगी। जाहिर है। तो ये चीज़ हुई थी, वहाँ पर गिरे थे। विदिन 30 सेकंड्स में ये सब हुआ था। 30 सेकंड्स जी हाँ। अच्छा, यानी हम इसको कह लेते हैं कि या तो मिसमैनेजमेंट थी, जगह कम थी, लोग ज़्यादा थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है। क्या आप तो आई विटनेस ना? जी, हो सकता है। असल में पिछले 2 से 3 साल कोविड रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के फेस्टिवल नहीं हुए। ये जब इन्होंने ओपन किया ये फेस्टिवल, तो सोच से ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ह्यूज क्राउड था। अच्छा, मुझे बताएं कि हम जो कह रहे थे जी कि बहुत सारे लोग 100+ लोग हैं जिनकी डेथ हो गई थी, वो क्या फिगर था वो? 158 जी। ओह गॉड। अच्छा, आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया? मैंने 4 कोरियंस थे। अच्छा। जो वहाँ पे, जिसमें 2 मेल थे, 2 फीमेल थी। तो रेस्क्यू किस तरह से किया, ये क्या कहानी है? हाँ, हुआ ये था कि अब जैसे ही मैंने देखा कि ये सिचुएशन हो गई है, लोग गिरे हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है, मैं तो एज अ नर्स हूँ, मेरा भाई वहीं पर होते हैं, लेकिन जब मेरे भाई ने ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला कि हमें हेल्प करनी चाहिए। एक तो एज अ पाकिस्तानी हमें ये सिखाया जाता है कि आपने जो है ना, बिल्कुल ऐसा ही। और सेकंड ये था कि मैं हूँ नर्स, तो मेरे नर्सिंग शोबे में भी मुझे यही सबसे पहले बताया जाता है, इंसानियत पहले, बाकी सीधे बाद में। मैंने बोला जो भी है हम हेल्प करते हैं, जो कर सके। जितने विक्टिम उस वक़्त थे, मतलब जिनको चेक किया, जो पॉसिबल नहीं थे,
और उनको मैंने कुछ नहीं किया है, बस पहले तो हमने हेल्प करके लोगों को निकाला। इतना ऐसे वो लोग गिरे हुए थे, मींस के किसी हम रस्सी को बांध दें, इस तरह से लोग एक दूसरे के अंदर जकड़ गए थे। अल्लाह अकबर। अच्छा शबीर, मुझे ये बताएं कि ये जो रेस्क्यू वाला सारा प्रोसेस था, ये उसी रश में आपने किया, यानी लोग आ रहे जा रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने उसी रश में लोगों को रेस्क्यू किया? जब डाउन हुए थे, लोग गिरे नीचे, उसके बाद फिर उस जगह को बंद कर दिया था, सील्ड कर दिया। अच्छा जी, उस जगह को जो है ना सील्ड कर दिया गया था ताकि कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब तो जैसे मैं वहाँ पे जो ना सबसे बड़ा मुझे जो प्रॉब्लम हुआ था वो था लैंग्वेज बैरियर का। उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, वो कोरियंस ही समझते हैं, और मुझे कोरियंस नहीं आती थी। तो भाई थे, भाई ने जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट इस चीज़ में बहुत ज़्यादा की थी कि जो है ना लैंग्वेज बैरियर का जो भी प्रॉब्लम था ना, मैं उन्हें बता रहा था, वो आगे बता रहे थे कि इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो उसी जगह पे फिर हमने जो है ना ये रेस्क्यू किए थे लोगों को। रोड था ओपन, आसमान के नीचे ही हम बैठे हुए थे, बिल्कुल रोड के ऊपर जहाँ पे लोग गिरे हुए थे। पहले तो हमने लोगों को निकालने के बाद फिर उनको मैंने चेक किया, जो हमारी मेडिकल फील्ड में होता है, रिस्पिरेशन चेक की। ज़्यादातर लोग जो है ना स्पेक्सिया ही हुआ था, उन्हें मेडिकल फील्ड में स्पेक्सिया होता है। जी हाँ, सफोकेशन की वजह से, जी हाँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है जिसकी वजह से। ज़ाहिर है इतना रश है, लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, आपके पास निकलने की जगह नहीं है, आपको तो वैसे ही आसान खता हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो जो 4 लोग जिनको आपने रेस्क्यू किया, वो बाद में उनकी हालत बेहतर हो गई, कोई चोट वगैरह तो उन्हें नहीं लगी? नहीं, उन्हें चोट नहीं लगी थी। रेस्क्यू उनको ऐसे किया था कि मैंने कुछ उनमें से 2 को तो CPR दिया था, CPR मेडिकल में होता है हमारे, तो वो देने के बाद जिनमें 2 तो उसी टाइम रिवर्ट हो गई थी। एक मेल, 2 लड़कियां थी। हाँ, एक की तो मेरे पास वीडियोस भी होगी, वो आई थी मेरे पास वीडियोस, किसी ने मुझे सेंड की थी, आई डोंट नो किसने सेंड की थी, लेकिन मुझे सेंड की गई थी फेसबुक पे, मेरे पेज पे आई थी। वहाँ पे तो नंबर्स वगैरह नहीं था मेरा। तो 2 का तो मुझे पता है कि सेफ थे, और उसके अलावा जो एक अमेरिकन था उससे तो मेरी मुलाकात भी हुई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल था। ज़ाहिर है शुक्रिया करना बनता है भैया, आपकी जान बचाई। अच्छा मुझे शबीर ये बताएं कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने आपसे किस तरह से कांटेक्ट किया, वो किस तरह से उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, वो क्या कहानी है? ये जब सिचुएशन सारी हुई ट्रेजेडी के बाद, जब हम घर वापस, ये रात 10:20 पे स्टार्ट हुई थी, और सुबह तक हम तकरीबन 4 या 5 बजे के करीब हम वहीं पर ही मौजूद थे, करते रहते। 6 बजे फिर सब उनका स्टार्ट होता है, उसमें फिर हम वापस जब घर पे आए, आके बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, क्योंकि CPR करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इतने लोगों को किया, मेरी बैक बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, भाई भी, हम दोनों, मतलब उस दिन तो कोई हमें होश ही नहीं था, हम सो गए। नेक्स्ट डे जब हम उठे तो हमने कहा कि हमें देखना चाहिए उस जगह जाके कि क्या हुआ, क्या सिचुएशन क्या चल रही है। जब वहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा मीडिया था वहाँ पर, कवरेज दे रहा था, हर किसी से पूछ रहे थे। तो हमसे भी पूछा, अब भाई को तो कोरियन लैंग्वेज आती थी, वो था भी इनका कोरियन न्यूज़ चैनल। उसके भाई ने बताया कि ऐसे हम तो आई विटनेस थे यहाँ इस तरह से, तो उन्होंने बोला कि आप हमें इंटरव्यू दोगे। हमारा फिर इंटरव्यू हुआ, नेक्स्ट डे फिर जो डिसाइड हुआ, और फिर हमने उसको इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद फिर कोरियन गवर्नमेंट ने ही हमें खुद, वो जब पहला हमारा इंटरव्यू चला है, तो उसके बाद जो है ना कोरियन गवर्नमेंट ने खुद हमें कांटेक्ट किया। जी हाँ, जी कांटेक्ट करने के बाद फिर उन्होंने बुलाया। काफ़ी ज़्यादा जगह पे हम गए, सिर्फ एक जगह नहीं गए। इनकी जो मैं लास्ट में गया था वो गया हूँ इनकी नेशनल असेंबली में, कोरियन नेशनल असेंबली। वहाँ पे सियोंग चुंग के नाम से हैं वो, जो उधर लेडी हैं, उनका नाम है ये। जी, वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। हम इस वक्त जो तस्वीर भी दिखा रहे हैं भाई, ये पाकिस्तान का बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमारे भाई, हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर के मुल्क में, और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अगेन वही कि हमारी ये वैल्यूज़ हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि हर चीज़ बाद में, इंसानियत पहले। हमारा दीन सिखाता है ये, हमारे घर में तरबियत ऐसी दी जाती है, हमारा ब्रॉटअप, हमारी ग्रूमिंग हमारी माँ इस तरीके से करती हैं कि भाई कोई भी आपका दुनिया में कहीं पर भी कोई मुश्किल में है तो सबसे पहले आपने उसका हाथ थामना, उसको मुश्किल से निकालना है। ये चीज़ें बाद की कास्ट क्या है, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। शबीर बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद है। अगेन आप पाकिस्तान के लिए एक काबिल फ़ख्र शख्सियत है, और आपने जैसा पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप भी कहीं पर, बींगा पाकिस्तानी, अगर आपको भी कहीं पर कोई भी शख्स मुश्किल में मिलता है तो छोड़ दें कि क्या हालात हैं, क्या वाक़ियत है, उसका हाथ थामें, उसको उस मुश्किल से निकालने की कोशिश ज़रूर करें। आप कोशिश करेंगे, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब हमें आयशा ता घर के 7 अफराद पर मुश्तमिल एक ऐसी फैमिली से मिलवाएंगी जो सब के सब शेफ़ होने के साथ साथ नौकरी पेशा ख़ातीन के लिए फ्रोज़न फूड तैयार करके ना सिर्फ आसानियाँ पैदा कर रहे हैं बल्कि बाइज़्ज़त रोज़गार भी कमा रहे हैं। पहले आपको ये दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम इनसे गुफ्तगू भी करेंगे।
ये है आयशा, इरफान और इनकी फैमिली जो नौकरी पेशा खवातीन की आसानी के लिए घर में फ्रोजन फूड तैयार करती हैं। कहीं ड्रम स्टिक की तैयारी जारी तो कहीं फ्रोजन पराठे बनाए जा रहे हैं। नगेट्स का जिक्र हो या शामी कबाब चाहिए हो, चीज बॉल्स ही नहीं, सीख कबाब, समोसे, रोल और फ्रोजन कोफ्ते भी आयशा के किचन में दस्तयाब हैं। लेडीज है ना, उनके लिए बेसिक उनको टारगेट रखते हुए ना मैं ये सारा काम करती हूँ कि उन क्या ऐसी चीजें मैं बनाऊं जो उनके लिए जो है ना फैसिलिटी ही हो जाए कि वो जैसे घर आती हैं और आगे बच्चे उनका ऑलरेडी इंतजार कर रहे होते हैं, उनके पास इतनी टाइम स्पेस नहीं होता है कि वो फटाफट कुछ बनाएं, खाना बनाएं, उतनी देर में बच्चे जो हैं वो इग्नोर हो रहे होते हैं। तो ये होता है कि इस तरह की चीजें बनाते हैं हम। बच्चों की किड्स डील्स भी हमने ऐसी बनाई हुई है कि जो है जी लेडीज है उनके लिए बड़ा सही रहता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ सर्दी की खास सौगात अलसी की पिनिया और खुश्क मेवा जात से बनी पंजीरी भी तैयार होती है। आयशा के शोहर और इनके बच्चे भी अब इस काम में इनका खूब हाथ बटाते हैं। हमने तो लिया था 10,000 से लिया था, उसके साथ करते करते कंटिन्यूसली उसको बढ़ाते रहे। इसमें प्रॉफिट मार्जिन ये होता है कि आप क्वालिटी अच्छी देते हैं। बच्चे और 7 मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, हम लोग मिलके काम करते हैं, इसलिए लेबर हमारी बाहर की नहीं है। फ्रोजन अशिया को तैयार करने के बाद ऑर्डर के मुताबिक इनकी पैकिंग की जाती है। आयशा का कहना है कम बजट में घरेलू खवातीन ये कारोबार कर सकती हैं। होममेड खानों की बढ़ती डिमांड ने घर के तमाम अफराद को शेफ बना दिया जो घर की 4 दीवारी में रहकर कामयाब कारोबार कर रहे हैं। कैमरामैन जवाद हिया के साथ आयशा, आसमा, लाहौर। सो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। शेफ इरफान और शेफ आयशा दोनों हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान, अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसे आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आयशा से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। आयशा, हमने देखा कि फूड डिलीवरी तो होती है, हम भी अक्सर घरों में जब हमारे घर गैस नहीं आती तो खाना बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन फ्रोज़न फूड घरों तक डिलीवर करने का आइडिया बड़ा यूनिक है, तो ये आइडिया किस तरह से आया? हाँ जी, पता है क्या है कि फ्रोज़न फूड तो मार्केट में मिल रहा है, बहुत सी कंपनीज उस पर काम कर रही हैं, पर क्या होता है कि वो बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है क्योंकि उसमें वो लोग प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे होते हैं, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डलते हैं, फिर वो कई साल तक पड़ा रहता है, 2-2 साल तक की उसकी जो एक्सपायरी डेट्स होती हैं, तो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो बच्चों के मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि हम हेल्दी फ्रोज़न फूड बनाएं जो होम मेड हो, होम बेस्ड हो, मदर्स को देते हुए कोई गिल्ट ना हो कि जी हम इनको बाजार का दे रहे हैं। तो और इसमें हम लोगों का ये है कि हम लोग बिल्कुल प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज़ कर रहे होते हैं और हमारी जो एक्सपायरी है वो भी शॉर्ट है क्योंकि हम इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं डाल रहे हैं, कुछ इस तरह का नहीं डाल रहे। इसलिए फ्रोजन फूड का आइडिया और फिर वर्किंग लेडीज़ है उनके लिए बहुत ये जो है हेल्पफुल रहता है, इसलिए फ्रोजन फूड का ज़्यादा हम लोगों ने जो है आइडिया यूज़ किया। अच्छा, मैं इरफान आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप किस तरह से आयशा के साथ उनकी हेल्प करते हैं, या फिर आपको आयशा ने जब आइडिया ये दिया, या मुझे ये बताएं कि आइडिया आप ही का था, आपने ये आइडिया पुश किया या आइडिया आयशा की तरफ से था? ये बेसिकली मैं बट फैमिली से हूँ, तो मेरी मदर भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और मेरी मिसेस भी। अच्छा। तो ये कंबाइन करते करते मेरे फ्रेंड्स आते थे, उन्होंने बताया कि आयशा आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो भाभी प्लीज़ इसको ना प्रोफेशनल करें। तो उस टाइम हम जॉब्स वगैरह करते थे, तो वो फर्स्ट स्टेप था हमारा। तो उस जॉब से हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, साथ जॉब भी करते हैं और साथ कुछ कैंटीन्स वगैरह हमने स्टार्ट की थी, उसके साथ थोड़ा करते रहते, तो उसके बाद ही हमने ये स्टार्ट किया। अच्छा, सही इरफान, जैसा आपने अपने बैकग्राउंड का जिक्र किया ना, उसके बाद तो ये सवाल उठाना बनता ही नहीं है कि खाने का जायका कैसा होगा, क्योंकि हम तो खुद बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि भाई खाना होता ही बड़े मजे का है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप आयशा का साथ किस तरह से देते हैं? लाइक दिन में कितने घंटे आप लोग मैनेज करते हैं कि जी आपने इस चीज़ को देने हैं, या फिर ड्यूटी लगाई हुई है कि जी पहले आयशा काम करिए, जब आयशा फ्री हो गई फिर अब आप काम कर रहे हैं और फिर आयशा ने जो है बाकी लोगों को देखना है? हाँ, हमने ना अपने ना जो काम है वो डिवाइड किए हुए हैं। अच्छा। इसमें पार्टी जो परचेजिंग वगैरह होती है वो मैं करता हूँ, कस्टमर डील मैं कर रहा होता हूँ, और आशी का मेकिंग का टाइम होता है, जो सारा मेकिंग वो देख रही होती है, स्टाफ को वो चेक कर रही होती है, बच्चे जिसमें होते हैं सबको वो देख रही होती है। जो कुछ चीज़ें मैं हैंडल कर रहा हूँ और कुछ वो हैंडल कर रही है, इसमें डिवाइड कर देते हैं। 8 घंटे वो कर ले, 8 घंटे मैं कर लूँ। हमारा काम तो बेसिकली 24 घंटे चल रहा होता है, जब भी कस्टमर की कॉल आती है हम हाजिर होते हैं। सही। अच्छा, तो आयशा मुझे ये बताएं कि हमने अभी पैकेज भी अपने नाज़रीन को दिखाया, हमने मनाजिर भी देखे कि आई थिंक गालिबन शायद आपकी सास जो हैं वो भी
आपके साथ होती हैं, बच्चे भी आपको हेल्प आउट करते हैं, तो ये 7 अफराद क्या क्या रिश्ता है आपका इनसे? बच्चे हैं या फिर ऐसे होता है ना देवरानी जेठानियाँ भी हेल्प आउट करती हैं आपको, नंदे भी होती हैं, तो किस तरह है, कौन कौन है जो कि इस काम में शामिल होता है? हाँ जी, सास तो मेरी इंस्पिरेशंस हैं, उनसे कुकिंग का मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा, क्योंकि वो बटनी थी। मैं वैसे शेख हूँ, लेकिन फूड का मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो इंस्पिरेशंस हैं मेरे लिए, उनके लिए अभी भी वो मुझे गाइड करती रहती हैं चीज़ों के बारे में। लेकिन जो हम लोग फैमिली में जो है वो मेरे साथ मेरी सिस्टर होती हैं, वो विडो है, वो हम लोग साथ ही रहते हैं, तो वो मेरे साथ हेल्प कराती हैं। उनकी बेटी भी होती है, मेरी अपनी बेटी जो है वो शेफ़ बन रही है, वो स्टार्टिंग है, उसने अभी शुरू किया, और मैं खुद क्वालिफाइड शेफ़ हूँ। तो फिर जब आप खुद शेफ होते हैं फिर आगे आप गाइड भी कर लेते हैं। और मेरी छोटी बेटी है, वो आप समझे अभी तो उसकी एज बहुत कम है, लेकिन वो हेड शेफ है। वो जो चीज़ों को ना टेस्ट करके बताती है कि मामा इसमें क्या डलना चाहिए, इसमें ये कम है, ऐसे एक्यूरेट बताती है। मैंने कहा तू आप तो हेड शेफ हो हमारे घर की। तो सब बच्चों का जो क्योंकि उनको खाना बहुत पसंद है, तो ऑटोमेटिकली उनका बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो बहुत अच्छा हमारे साथ काम करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं हर चीज़ में। और इरफान साहब भी बहुत हेल्प करवा देते हैं। तो मैं खुद शेफ हूँ, मेरी बेटी शेफ है। हाँ जी, इस तरह हमारी पूरी फैमिली यानी सब लोग जो है वो शेफ है। अच्छा इरफान, मुझे ये बताएं कि कितने पैसों पे आपने ये काम शुरू किया, और अगर कोई आपको देख के इंस्पायर हो रहा है और वो चाह रहा है कि जी मैं भी ये काम शुरू करूं, और वो भी अच्छा खाता है, अच्छा पकाता है, तो उसको क्या पहले फेज में क्या बजट रखना चाहिए अपना? मैम काम मैंने तो 10,000 में स्टार्ट किया था। अच्छा, लेकिन इसमें ये था कि हम साथ जॉब्स भी करते थे, तो साथ कुकिंग वगैरह आती थी, कैंटीन्स वगैरह थी, तो हमें इसका हाउ नो पता थी कि इस बिज़नेस को कैसे आगे लेके जाना है। तो हमने नीचे से स्टार्ट किया था, ऑफिसेस, बैंक्स और नीचे चैनल्स वगैरह कुछ थे, तो उन सबको ना हम प्रोवाइड करते थे खाना, तो काफ़ी लो रेट्स पे कर रहे होते थे। हमारा मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम करना पड़ा, 10 साल हमें लगाने पड़े। तो अब जाके थोड़ी सी बेहतरी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि हमारा पूरे का पूरा डिपेंड करता है वो किचन पे करता है, होम बेस पे। अगर आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर साथ है या फैमिली सपोर्ट है, तो ही ये बिजनेस आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा आयशा, मुझे बताएं कि फ्रोजन फूड को प्रिजर्व करना एक बहुत मुश्किल काम है ना। एज यू सेड कि जी मार्केट्स में बहुत सारे ब्रांड्स काम कर रहे हैं, लेकिन हम जब खरीदते तो एक एक्सपायरी डेट उस पर लिखी हुई होती है। आप लोग जो फ्रोज़न फूड दे रहे होते हैं या डिलीवर कर रहे होते हैं, उसको आप किस तरह से प्रिजर्व करते हैं? उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है? क्या टाइम पीरियड होता है? महीना, 2 महीना, 3 महीने तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम डिलीवर कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग बिल्कुल फ्रेश फूड बना के देते हैं। जैसे हमारा डेली का एक मेन्यू होता है, हम 2-3 चीज़ें बना रहे हैं, हमारी तरफ से बिल्कुल फ्रेश है ये जो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने इसको अच्छे टेम्परेचर पे फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ है, जैसे आप बार बार डीप फ्रोस्ट नहीं कर रहे हैं, उसको निकाल के बाहर नहीं रख रहे हैं, उतनी चीज़ निकाल रहे हैं जितनी फ्रीज आपको चाहिए, और बाकी आप फ्रीज़र में रख रहे हैं, तो वो ईजीली जो 2-3 मंथ्स जो है आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। और फिर जब हम डिलीवर करवाते हैं, तो हमारी जो डिलीवरी राइडर्स हैं उनके पास बॉक्सेस होते हैं, और वो फिर और हमारी पैकिंग भी कुछ इस तरह जिपर्स होती हैं, और हमारी पैकिंग भी इतनी अच्छी होती है, और हम उसको क्या कहते हैं बॉक्सेस में प्रोवाइड करते हैं वो घर, और जाके फ़ौरन उनको हम राइडर्स को भी कहते हैं कि आगे कस्टमर को भी आप गाइड करेंगे इसको फ़ौरन फ्रीज़र में रख दें। अच्छा। तो इस तरह माशाल्लाह ये बहुत अच्छा हमारा चल जाता है। सही। अच्छा इरफान, मुझे ये बताएं कि कस्टमर डीलिंग आप लोगों की कैसे होती है? आप लोगों ने ऑनलाइन सारा सिस्टम अपना रखा हुआ है या सिर्फ ऑन कॉल है? कि कस्टमर आप तक किस तरह पहुँचते हैं, या आप कस्टमर्स को किस तरह से रीच आउट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, हम मेरे ना जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, उस पर सब पे आयशा's किचन अवेलेबल है। यानी कि हमने स्टार्टअप ही इसको ऐसे ही किया कि ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान और हर प्लेटफॉर्म पे ये चल रहा है। अच्छा। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर आयशा किचन नहीं है। और हमारा फेसबुक पे जो है पेज भी है बहुत पुराना। अच्छा। जो है आयशा's किचन के नाम से। हाँ जी, उसी के ऊपर सबसे पहले हमने शुरू किया था। तो आयशा मुझे ये बताएं कि आप लाहौर से बाहर भी डिलीवर अपना फूड करते हैं आप लोग? हाँ जी, हमारा जो अब पंजीरी है, अलसी की पंजीरी है, देसी पंजीरी है, और जो अलसी की पिनियाँ हैं, और इस तरह की चीज़ें, आलू बुखारे की चटनी है, ये हम जो है ऑल ओवर पाकिस्तान में जो है डिलीवर कर रहे हैं। खुद हम ऑर्डर्स लेते हैं और उसी के ज़रिए हम जो है ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन जो फ्रोज़न फूड है वो हमारा जो है जी लाहौर के अंदर ही है, क्योंकि आपको पता है कि उसको आप नहीं कर सकते हैं आउट ऑफ सिटी। बिल्कुल। अच्छा आयशा, आपने पंजीरी की बात की, पिनियों की बात की, तो ये तो हम देखते हैं जी, हमारी मतलब मेरी तो जब नानी हयात थी तो हमने देखा कि हमारी
हमारी नानी जो है वो पिनिया बनाती थी, पंजीरी तो चले अम्मी भी बना लेती है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, इतने मेवों को इकट्ठा करना, फिर भूनते रहना, देसी घी ऐड करना। तो ये मेहनती काम घर में किसके सुपुर्द है, कौन ये जिम्मेदारी अदा करता है? मैं। अच्छा, आप पता है क्या, मेहनती काम। और जब हाँ जी, आपको कंसर्न होता है ना जब किसी चीज़ से, अपने कस्टमर से, उसकी प्रॉब्लम्स से, तभी आप सही बिजनेस कर सकते हो। जब आप उनको फॉलो करते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हो कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उनको कैसा फूड चाहिए, किस टाइम के लिए चाहिए, तो फिर आपको ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगती है। जब भी आपका पैशन होता है तो ये चीज़ें आपको मुश्किल नहीं लगती। यानी जब आप कस्टमर से प्यार करके काम करते हैं तो वो फिर उस काम में आपका प्यार ऐड होता है। ठीक है आयशा, मैं जब भी लाहौर आऊंगी आप जरूर ऑर्डर करूंगी, आपकी कोई ना कोई एक चीज ऑर्डर करके मंगवाऊंगी, खाऊंगी, फीडबैक इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इरफान। आयशा मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। ये मेहनत होती है, मिलके काम होता है, जो कि फिर आपको इस तरह से आगे लेकर आता है, और मेहनत ही रंग लाती है हमेशा। प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।